हाय एवरीवन। तो अब हम करने जा रहे हैं सेल वाला चैप्टर। आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पीएमडीसी ने तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिमूव कर दी हैं। ना सेल में वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना प्लास्टिड है, ना लाइसोसोम्स है। ठीक है, बस छोटा सा चैप्टर है। आपके पास सेल की जो सारी हिस्ट्री है, राइट, जो आप पढ़ते हो वो भी नहीं हो। फिर क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ आपके पास साइटोप्लाज्म है, उसकी कुछ ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, न्यूक्लियस, और आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में हमको थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेंगे। क्रोमोसोम में मैं आपको सारी डिटेल्स तक कोशिश करूँगा पढ़ाने की। क्रोमोसोम में आपके पास जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्रोमाटिड क्या है, क्रोमाटिन क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, इसका क्या मतलब है कि एस फेज में डीएनए जो है डबल हो जाता है, जो हम कहते हैं, और क्रोमोसोम जो कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। बाय द वे दिस इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस, वो हम डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल नहीं हो, सेल साइकिल मैं आपको डिस्कस करूँगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, या फिर तो इनहेरिटेंस में, जहाँ पर दिल किया वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जब हम कर रहे होंगे ना क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस, उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो मैं सेव करता हूँ, आप लेक्चर देखो। और राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलने जा रहे हैं सेल वाले चैप्टर। हमने एवोल्यूशन डिस्कस कर लिया था ना, राइट, कि भाई किस तरीके से हो सकता है पहला सेल आया हो और किस तरीके से एवोल्यूशन हुई हो। अब उसी चैप्टर को हमने आगे चलना है, उसको हमने आगे डिस्कस करना है। एज वी ऑल नो, शुरू शुरू में बेसिक लेवल पे हम सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, हम सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। और हमने पढ़ा हुआ है कि देर आर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही मिलके बनाते हैं एटम्स, वही मिलके बनाती हैं मॉलिक्यूल्स, वही मॉलिक्यूल्स बन के फिर आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, न्यूक्लिक एसिड, यही मिल के आपके पास पूरे के पूरा एक सेल बनाते हैं, ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ऑर्गेनल्स मिल के फिर वाटर के साथ मिल के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें मिलकर जब एक एक बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी, लाइक, सेल इतना खूबसूरत है, और सेल को देख के ही आपको हुस्न, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की क्रिएशन, उसका पता लगता है, राइट। कितनी खूबसूरती से हर चीज़, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर क्लास के पोलर, नॉन पोलर, दोनों, मतलब कि पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन वही आपके सेल में मौजूद है, एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं इतनी खूबसूरती से, इतने मोहसन अंदाज में कि, और वही सेल, चाहे आप बायोलॉजिस्ट हो ना, यू आर अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट चाहे दुनिया के कहाँ पे भी है, उसको ये इंफॉर्मेशन पता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस में यही तो मसला है कि वायरस जो है वो सेल ही नहीं रखते कोई, इसलिए तो वो लिविंग, नॉन, आप इसको नॉन लिविंग कैटेगरी में रख रहे हो, या फिर तो लिविंग, या आप कह देते हो लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगरी के दरमियान में बॉर्डर लाइन है ये वायरसेस, राइट। तो इतना ही खूबसूरत कि एक दुश्मन पोलर, दूसरा भी दुश्मन नॉन पोलर, वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक दुश्मन ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की अपनी इंपॉर्टेंस, इनऑर्गेनिक की अपनी इंपॉर्टेंस, और वो सब एक ही फ्लूइड में, वाटर के ही फ्लूइड में प्रेजेंट है। सुभान अल्लाह, वो कहते हैं ना, मैं इंतहाए इश्क हूँ, तू इंतहाए हुस्न, देखे मुझको कि तुझको तमाशा करे कोई, लाइक आई एम, मैं इंतहाए इश्क हूँ, मैं इश्क में सबसे ज़्यादा एपिक्स पॉइंट पे हूँ, और तू इंतहाए हुस्न है, तू हुस्न में सबसे ज़्यादा क्या है, एपिक्स पॉइंट पे। लोग मुझे देख के ये सीखें कि इश्क किस तरह से करते हैं, तुझे देख के ये देखें कि हुस्न किस तरह से होता है, राइट। वही वाली बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हुस्न, इश्क, खूबसूरती रिलेटिव है। आपके लिए खूबसूरती और चीज़ हो सकती है, मेरे लिए और चीज़ हो सकती है, राइट। इसलिए तो मजनून कहता था ना, कि मजनू के लोग कहते थे कि भाई तेरी लैला रंग दी काली, राइट। तो वो क्या कहता था, तेरी अख वेखण वाली नहीं, भाई तेरी आंखें वेखण वाली नहीं है, मेरी आंखों से देखो मेरे हुस्न, मेरी मेरी महबूब को, तब तुझे पता लगेगा कि कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत है। तो सेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक चीज़ है। इसी अनफॉर्चुनेटली पूरे सेल को तो हमने डिस्कस नहीं करना,
सिर्फ कुछ ऑर्गेनल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। सेल, अच्छा जी, अब हमने एवोल्यूशन में पढ़ लिया था कि भाई हमारे पास प्रोकैरियोट से मिलके बन गया यूकैरियोट, से प्रोकैरियोट से मिलके बना यूकैरियोट। प्रो का मतलब बिफोर, करियोट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स। अभी डिस्कस करते हैं हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस में आके सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब अगर हमने हर सेल को अच्छे तरीके से स्टडी करना है ना, तो हमें उसको अलहदा से एक ब्रांच में रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत तो चीज़ है ये, राइट। इसको अलहदा से इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, यूनिक इंपॉर्टेंस। तो वो सेल बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम सेल को डिस्कस करते हैं वो क्या है आपके पास? साइटोलॉजी, या फिर तो आप उसको कह लेते हो सेल बायोलॉजी। और सेल क्या है आपके पास? हुआ क्या था शुरू में आप ये जानते थे कि भाई इंसान जो है कुछ भी नहीं है। कोई कहता था पानी से मिलके बना है, कोई कहता था फायर से मिलके बना है, कोई कहता है एवे एवे बने हैं, कोई कहता है एवे बने हैं, राइट। तो आप पता ही नहीं था। फिर रॉबर्ट हुक भाई साहब आए, रॉबर्ट हुक, जिसमें वो एक कार्टून भी तो चलते हैं ना, जो हुक जो कि आपके पास फॉरेस्ट का एक होता है यार, पता नहीं क्या नाम है उसका। रॉबर्ट हुक भाई साहब आए, इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से ओक ट्री के सेल्स को देखा। ओक ट्री, आइस एज मूवी देखी है ना? आइस एज मूवी में जो एक फिक्शनल करेक्टर है जो गुलहरी की तरह दिखता है, स्क्विरल की तरह दिखता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, डेविड है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। आइस एज की जो मूवीज़ हैं उसमें उसको क्या कहते हैं? तो वो आपके पास जो वो फ्रूट खा रहा होता है, राइट। आई थिंक उसको क्या कहते हैं, एसी नस कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं। उस फ्रूट का नाम चेक कर लेना, वो ओक ट्री का ही फ्रूट है, ठीक है। वो एक ओक ट्री का ही फ्रूट है, ठीक है, वो वाला। तो रॉबर्ट हुड ने उसी ओक ट्री के सेल्स को स्टडी किया था और देखा था। अब उनको पहले ज़माने में माइक्रोस्कोप तो था नहीं, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, उनके पास सस्ता माइक्रोस्कोप था, राइट। सस्ता माइक्रोस्कोप था और चीप माइक्रोस्कोप था। तो उनको ये नज़र आया कि भाई सेल तो कुछ नहीं है, सेल तो बस एक दोबारा बनिया हुए हैं, तो सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो उन्हें नाम पड़ गया, इसी तरीके से नाम पड़ गया सेल। सेल मतलब कि सेल का लिटरल मीनिंग ही कंपार्टमेंट के। एक मिनट, इसको थोड़ा सा भाई तू थिकनेस इसकी नहीं कम कर। सेल का लिटरल मीनिंग ही क्या है? कंपार्टमेंट्स या फिर तो रूम, ठीक है, कंपार्टमेंट या रूम। तो ये हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च हमारी इन्हांस हुई, हमें पता लगा कि भाई किस तरीके से जो है ये आपके पास सेल मिलके बनता है। तो हमें पता लगा, हमने सेल थ्योरी दे दी। हमने सेल थ्योरी में ये कहा, अगेन ये देखो ना, ये इतनी खूबसूरत आपके पास ये चैप्टर है कि आपके पास सेल जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, उसके लिए भी थ्योरी है। थ्योरी, लॉ नहीं है कि भाई ये मौजूद है उसके अंदर। यू हैव थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। तो फिर इसके जो मेन पॉइंट्स है सेल थ्योरी के, वो ये थे कि भाई तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। सेल जो है आपके पास बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चर को भी यही बनाता है, और सेल जो आपकी लाइफ को जिंदा रहने के लिए जो फंक्शन करने हैं वो भी इसी तरीके से जाता है। देखो रिलेट कर लेते हैं कोई सी चीज़। लंग के स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपके पास? एल्वियोल सैक्स या एयर सैक्स उसको कहते हो, राइट, लंग्स में। और लंग्स के फंक्शनल यूनिट क्या है, वो लंग्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट एयर सैक्स, फंक्शनल यूनिट एल्वियोल है। और इसी तरीके से आपके पास किडनी में हम डिस्कस करेंगे। किडनी में हमने डिस्कस करने हैं कि भाई किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपके पास? नेफ्रॉन्स। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल, वैसे नाम बढ़ गया ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा हमने डाइजेशन में डिस्कस करना है कि लिवर के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्योंकि चीज़ों को रिलेट करते हैं हम, तो ये भी आ गया। तीसरा पॉइंट ये था कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो पहले थे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने। पहले एक थ्योरी थी जिसको कहते थे ए बायोजेनेसिस। एक होती है बायोजेनेसिस, एक है ए बायोजेनेसिस। मतलब कि पहले ये होता था कि भाई हो सकता है आपके पास जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो अभी आए हैं, जो अभी अब आपके अंदर जो सेल हैं वो बने हों नॉन लिविंग मैटर से। मतलब कि नॉन लिविंग मैटर ने बना दिया हो लिविंग मैटर को। हालांकि ये क्या थी? इनकरेक्ट थी। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से लुई पास्टर ने एक्सपेरिमेंट किए थे और किस तरीके से लोग यही कहते थे कि भाई एक्सपेरिमेंट कर दिया, गीले कपड़े अंदर रख दिए, कुछ खाने की चीज़ें रख दी फार्म हाउस के अंदर, कुछ दिनों के बाद आके देखा
कि वहाँ पे चूहे थे, चूहे और काफ़ी ज़्यादा चूहे थे। उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, ये कपड़े थे नॉन लिविंग थे, ये खाना क्या था नॉन लिविंग था, इससे चूहे आ गए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग से लिविंग चीज़ें बन गई, राइट। ए बायोजेनेसिस, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत थी, जाहिर सी बात है फार्म हाउस में पहले से कुछ ना कुछ एक एक ये शादीशुदा चूहों का जोड़ा वहाँ पे मौजूद होना था कम अज़ कम, राइट, जिसकी वजह से इनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, वो पोते, वो फिर दादा बने, फिर पड़दादा, फिर पड़दादा, राइट। इस तरह से सीन चला। अब ऐसे ही चूहे खुद ब खुद ही तो नहीं आगे होंगे, राइट, लेकिन इससे पहले क्योंकि लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे तो ऐसी ही चीज़ें थी। फिर इसी तरीके से आपके पास लुई पास्टर है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, हमने कहा था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि 2 जार्स लिए, एक जार के अंदर मीट डाली, दूसरे के अंदर भी मीट डाली। एक मीट को कर दिया वैक्यूम सील्ड, एक उन्होंने कंटेनर को वैक्यूम सील्ड कर दिया, एक को वैक्यूम सील्ड नहीं किया, ओपन एयर में छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद देखा जो ओपन एयर में जो छोड़ा हुआ था जार, उसकी मीट क्या कर दी थी, उसके फंगस लग गया था, वो गलने सड़ने लगी थी। लेकिन जो वैक्यूम में था वो गलने सड़ने लगी थी, वो वैसी की वैसी मौजूद थी, उसके ऊपर कोई लाइफ के कोई निशानात नहीं थे। लुई पास्टर ने ये प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली, देखो अगर लाइफ आ सकती, ये मीट क्या है नॉन लिविंग, तो इसके अंदर लाइफ क्यों नहीं डेवलप हुई, क्यों, क्योंकि भाई लाइफ इस पहले से अगर कोई जिंदा सेल होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा ना, वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करेगा, न्यूट्रिएंट हासिल करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तब जाके आपके पास नए सेल्स बनेंगे। हालांकि ये देखो ओपन जार है, यहाँ पे क्योंकि हवा में बैक्टीरिया मौजूद हैं, फंजाई मौजूद हैं, पोलन मौजूद हैं, वहीं जो है आपके पास इसकी वजह से इस मीट में लाइफ जो है वो जनरेट होगी। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, राइट। तो ये आपके पास सीन हो गया। ए बायोजेनेसिस क्या थी, रॉन्ग होगी, और बायोजेनेसिस की थ्योरी आ गई। बायोजेनेसिस मीनिंग टू लिविंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिल के बने। और एवोल्यूशन में मैंने डिस्कस किया था कि पहला सेल किस तरह से आया होगा, पेंक्सपर्मिया थ्योरी में। सेल जो है, सेल के पास हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स से, अपने एसेंसर से, एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, हर इन्फॉर्मेशन। और तमाम जो डिजीज़ हैं, जो वो आपके पास ज़्यादातर डिजीज़ यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वायरसेस भी तो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, लेकिन वायरसेस क्योंकि बाउंड्री लाइन पे हैं। कुछ कहते हैं साइंटिस्ट के भी वायरसेस लिविंग कर उसमें डालो, वो अपने पॉइंट्स दे देते हैं, उसको हम वायरोलॉजी में पढ़ेंगे, वायरसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ए सेलुलर चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या पॉइंट देते हैं। और कुछ ये कहते हैं कि भाई नहीं भाई मेरी बात मानो, क्योंकि मैं ये पॉइंट ला के लेकर आया हूँ, आप वायरसेस को नॉन लिविंग कैटेगरी मानो। तो ये सीन हो गया। अब लिविंग जो अडल्ट सेल है उसके बाद 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब मज़े की बात, डाइजेशन वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान ही टेक्स्ट की वहाँ पे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक की लाइन है कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर ओन सेल्स। बैक्टीरिया जो हैं वो इसके क्या हैं, 10x हैं, बैक्टीरिया इसके 10x हैं, राइट। पता नहीं वहाँ पे 10x लिखा है या कौन सा वर्ड लिखा है, इसलिए मैं एग्जैक्ट यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। डाइजेशन वाले चैप्टर में जाओ, वहाँ पे जाके तो मैंने वो डाइजेशन वाला चैप्टर रिकॉर्ड भी कर लिया, वो तो मैंने बात की है। 10x मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में है कि 10x ही बात हुई। वो बैक्टीरिया जो है, बस सिंपल बात जी मैं कहने जा रहा हूँ, जनरल बात, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर ओन सेल्स। वो एक सेंटेंस मैं वहाँ पे बोला था कि आप जो कहते हो कि आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट, आपकी बॉडी में आपके सेल्स कम है, बैक्टीरिया के सेल्स ज़्यादा है। आपके अपने बॉडी के सेल्स कम है, बैक्टीरिया के सेल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि भाई मेरी बॉडी मेरी मर्जी, राइट। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो सेंटेंस बायोलॉजिकली भी, एक बायोलॉजिस्ट भी क्या कर रहा है, वो उसको रॉन्ग करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके अपनी बॉडी में आपके अपने सेल तो कम है, बैक्टीरिया के सेल ज़्यादा हैं। वो बैक्टीरिया तो आपके पास बॉडी में कहाँ से आया, बाहर से ही आया, जो फूड आप खाते हो, जो सांस आप लेते हो, राइट। तो ये आपके पास आ गई। अच्छा, एक अगर अब लीस्ट रिक्वायरमेंट है ना सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर किसी को भी सेल कहना है लीस्ट रिक्वायरमेंट, तो ये 3 चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। उसको सबसे पहले एक आउटर बाउंड्री होनी चाहिए जो कि आपके पास उस सेल को सेपरेट करे सराउंडिंग से, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में आपके पास एक बाउंड्री होती है, एक आपके पास रिएक्शन सेंटर होता है, एक आपके पास पूरा की पूरा यूनिवर्स की अलग से स्पेस होती है, राइट। तो बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स के बाकी पूरे यूनिवर्स को उस रिएक्शन के सेंटर से सेपरेट करती है, राइट। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस करते हैं, राइट। इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई होनी चाहिए, जो कि कम से कम ये तो कर दे ना कि डिस्टिंग्विश कर दे सेल को कि भाई यहाँ से ये इस बाउंड्री से आगे सेल है, इस बाउंड्री से पीछे क्या है, आपके पास पूरा यूनिवर्स पूरा ऐड कर लो, ये सेल ये है इस बाउंड्री के आगे ही आपको होगे। यही रीज़न है कि केमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं ना कि एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्यों जो है कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप करते हो कि एटम की कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो हम कहाँ से निकालें कि भाई एटम की ये एग्जैक्ट जो है एटॉमिक रेडियस है। ये भी हमने
अपने केमिकल बॉडी में पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में। उसका दूसरा होना चाहिए, एक फ्लूइड होना चाहिए जो कि इस बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, कुछ होना चाहिए फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट 90% क्या है, वाटर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था। फिर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो कि उस सेल, जो कि वो सेल आगे अपने ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र करे, जो अपनी इंफॉर्मेशन है उस सेल के पास, जो इल्म है। देखो आप अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो आपका जेनेटिक मटेरियल की मदद से, कि जो इल्म है वो, उस इल्म, मेरे नज़दीक जो इल्म है, जो अगर वो इल्म दूसरों का फ़ायदा ना पहुँचाए, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। उस इल्म को मैं कहता हूँ कि किताब में लिखो, उस किताब को आग लगा दो, ठीक है, दिमाग को तो आग लगा नहीं सकते, राइट। तो क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे मुझे समझ आ रही है, अल्लाह ताला जो सेल के थ्रू मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, देखो जैसे एक सेल अपना जेनेटिक मटेरियल, लाजमी है एक सेल के लिए कि वो अपना, उसके पास कम से कम जेनेटिक मटेरियल हो। क्यों? क्योंकि वो अपना कम से कम, जो उस सेल को पता है कि यार ये इंजाइम की, जो इंजाइम को बनाने के लिए, इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो सीक्वेंस है वो ये है, वो अपने ऑफस्प्रिंग में भेज सके। फिर उसके ऑफस्प्रिंग में मजीद वेरिएशन आएगी। एवोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें किस तरीके से वेरिएशन आ सकती है, उसके अंदर चेंजिंग आएंगे, वो अपने अंदर मजीद रिप्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करेगा और अपने आप को फिटेस्ट करेगा। सर्वाइवल क्योंकि सर्वाइवल किसका है, फिटेस्ट का है, अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। स्पेंसर ने ये वर्ड कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, स्पेंसर ने यूज़ किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, राइट। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और नॉलेज तभी फ़ायदेमंद है जो कि आगे क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। अब चलो भाई, अब हम चलते हैं, बस यहाँ तक थोड़ा सेल का इंट्रोडक्शन, बट आगे जाके ना कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है आगे जाके मसला ना हो। सबसे पहली बात जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है और समझनी है, वो है आपके पास सेल सिग्नलिंग। मतलब कि एक सेल दूसरे सेल से, ये एक सेल है, सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल ए से सेल बी का किस तरह से इंफॉर्मेशन जाएगी, ये एक सेल बी दूसरे सेल से किस तरह से कनेक्शन करेगा, कोई फ़ोन्स के ज़रिए से करेगा, कोई मेल भेजेगा, कोई आई क्लाउड की मदद से कोई उसको कॉल करेगा, राइट, क्या टेलीफोन करेगा, क्या करेगा। तो सेल सिग्नलिंग आपके पास किस तरह से होती है, ये आपने समझना है। देखो आपने याद रखना है कि हाँ, आपके पास ना जो सब्सटेंस होता है, लिगेंड होता है, कि भाई जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, अभी हम बुक रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। लिगेंड वो है जो कि आपका एक, आज ये समझ लो कि जो एक सब्सटेंस है जिसने जो है रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होना है। लिगेंड वो एक है जैसे कि इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज़ हुई, इंसुलिन आपकी बॉडी में किसने रिलीज़ की, बीटा सेल्स ने ऑफ पेंक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लिंगरहैंस के बीटा सेल्स ने रिलीज़ की इंसुलिन आपके सेल्स पे आके अटैच हुई। अब इंसुलिन लिगेंड है, लिगेंड वो चीज़ जो कि रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो, लिगेंड वो चीज़ जो कि आगे सेल के अंदर आकर जिसने काम, जो कि जिसने बताना है कि भाई चलो भाई ये अब काम हो गया। मिसाल के तौर पे इंसुलिन कब आ रहा है, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई है, इंसुलिन लिगेंड के तौर पे आएगा, सेल के रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा। दूसरा काम होता है, पहला काम होता है लिगेंड का रिलीज होना, तो वो लिगेंड रिलीज, तो इंसुलिन रिलीज हो गया, फिर वो जाएगा टारगेट सेल्स के पास, उनको क्या करेगा, चलो भाई उसके रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, उसके रिसेप्टर के पास जाके बाइंड करेगा, उसको रिसेप्टर को कहेगा चलो भाई मैं आ गया हूँ, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, अब ये काम करो। सेल के उसमें क्या होगा, उसके बाद आपके पास सेल के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन आएंगे, ठीक है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन आएंगे, ट्रांसडक्शन होगी सेल में, एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलेगा, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगा। और इंसुलिन के केस में क्या होगा, आपके पास इंसुलिन क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन है, तो इसके केस में इंसुलिन जो है वो क्या होगा, इंसुलिन जो है प्राइमरी या फर्स्ट मैसेंजर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मैसेंजर होगा आपके पास इंसुलिन, और आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, साइक्लिक एएमपी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैं आपको साइक्लिक एएमपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरीके से जो है इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन अपना काम करते हैं, ठीक है। ये आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर लेना, क्योंकि लंबा टॉपिक है, मैं बार बार करूँगा, लेक्चर वैसे भी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मैसेज साइक्लिक एएमपी की मदद से, साइक्लिक एएमपी जाएगा सेल में, एक कैस्केड, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है। चलो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मज़ा इस तरह से नहीं आता। इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो ओवरऑल जो आपके पास पोलर चीज़ें हैं उनको नहीं गुजरने देती। स्टीरॉयड हार्मोन तो आराम से गुजर जाएंगे, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगी सेल की, लेकिन आपके पास जो है ना बाउंड्री, ये सेल हमारे पास कोई हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा था कि ये आपके पास फोस्फोलिपिड बायलेयर है, ये आपके पास
किधर गया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये आपके पास उसकी ये फॉस्फोलिपिड क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ चुके हैं, ये है फॉस्फोलिपिड के हेड्स हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स की टेल है। हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स के जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और उसकी जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो बहुत ही छोटा है, हाइड्रोफिलिक वो बहुत ही छोटा है। मेन पोर्शन जो कि एक गुजरना है वो आपके पास ये है, वो दरमियान वाला पोर्शन है हाइड्रोफोबिक। अब जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं ना वो तो चलो ठीक है, वो इसको यहाँ से गुजर के आराम से आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो पोलर चीज़ें हैं वो उसको गुजरने में मसला है, क्योंकि दरमियान में जो है उनके अगेंस्ट उसका दुश्मन मौजूद है, नॉन पोलर रीजन, ठीक है, वाटर हेटिंग चीज़ें रीजन मौजूद है, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, लिटरल मीनिंग इसका यही है, वाटर हेटिंग, वाटर रिपेलेंट, तो ये नहीं गुजर सकेंगी। तो ये इनके लिए क्या होता है, इनके लिए सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ये प्राइमरी जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स, इंसुलिन, ये आके उस रिसेप्टर पे जाके अटैच करता है। इंसुलिन जो है वो आपके पास प्राइमरी रिसेप्टर्स हैं, प्राइमरी रिसेप्टर वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, और इन रिसेप्टर के साथ ही एक और रिसेप्टर अटैच होता है, इसको आप कहते हो सेकेंडरी मैसेंजर। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपने अपने महबूब को क्या करना है, लेटर भेजना है कोई, ठीक है, और आप उसकी गली में नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप टीसीएस के थ्रू या किसी बच्चे के थ्रू या किसी लड़के के थ्रू भिजवाते हो। आप क्या हो, आपका लेटर प्राइमरी मैसेंजर हो जो मैसेज भिजवा रहे हो, लड़का क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। तो इसी तरीके से ये इंसुलिन क्या कर रहा है, खुद अंदर नहीं जा सकता, डरता है, कि क्या करता है ये सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि एक सेकेंडरी मैसेंजर की एक एग्जाम्पल है साइक्लिक एएमपी। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर होता तो मैं आपको सारा बताता ये किस तरीके से काम करता है। साइक्लिक एएमपी सेल के अंदर जाता है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाएगा। इंसुलिन है, इंसुलिन के केस में सेल के पास सेल का एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सेल के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ओपन होंगे और ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर आएगा, ब्लड में ग्लूकोज कम होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। ये तीसरा काम क्या होता है उसका, रिस्पॉन्स का। तो सेल सिग्नलिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ सिग्नल, और ये लिगेंड क्या है, ये सिग्नल है, लिगेंड क्या है आपके पास, सिग्नल और सेल सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे। इस ट्रांसडक्शन पाथवे भी इसको कह दो, इसको आप सेल सिग्नलिंग भी कहते हो। इस तरह से सेल जो है आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। कौन से सेल्स, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स, और आके जो ये मसल सेल्स कह लो, या फिर तो आप लिवर के सेल्स कह दो, जिन्होंने ब्लड से ग्लूकोज निकालेंगे और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लाइकोजेनेसिस कर देंगे, राइट, ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे ग्लाइकोजन में, ठीक है। इसी तरीके से मसल सेल्स, अब दो सेल्स में क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, बातें हो रही हैं, ठीक है। ये दो बातें ही है ना, किसकी मदद से हो रही हैं, इंसुलिन की मदद से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको, क्योंकि हर चैप्टर में हमने पढ़नी है इसलिए मैं जो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किस तरीके से जो है एक जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात हमने डिस्कस कर ली है ना कि सेल को लाजमी है कि सेल की एक बाउंड्री हो, उस बाउंड्री को क्रॉस किस तरह से करना है, किसी की चीज़ ने उस बाउंड्री को क्रॉस किस तरह से करना है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू करता है, तो वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे ताकि इंट्रोडक्शन हमारा सारा का सारा क्लियर हो जाए, चैप्टर हमारा फिर आसान हो जाएगा याद करने के लिए। आपके चैप्टर, ये वाला चैप्टर क्या, हर चैप्टर आसान हो जाएगा, कोई ये बेसिक इंफॉर्मेशन। देखो 4 मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं आपके सेल में जो आपने याद रखने हैं। एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस, और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सारी की सारी जो है हमने इसको डील करनी है। मुझे 1 मिनट दो बस, इसको मैं सेट कर लूँ। हाँ जी भाई साहब, क्योंकि आप जब पढ़े होगे ना वो मैं क्या कहने लगा था, आप वो पढ़ रहे होगे, हर चैप्टर पढ़ते हो तो ये वाली चीज़ें आपको बेसिक हैं, जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब बात समझने की कोशिश करना। सिंपल डिफ्यूजन है कि मतलब कि मॉलिक्यूल आराम से जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा, सेल की बाउंड्री को क्रॉस करके चला जाएगा। ये कौन करता है, ये आपके पास गैसेस करती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये आपको कौन करती है, गैसेस जो हैं ये सिंपल डिफ्यूजन करती हैं, आराम से जो है ट्रांसपोर्ट जो है करके चली जाती हैं विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। क्योंकि ओवरऑल हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लगती, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल क्या है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी जो है लगती है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगती है,
समझ आ गई। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। दूसरी होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, जो हो ना, ये तो हो गए कोई जो आपके पास न्यूट्रल चीज़ें हैं, गैसेज हैं, वो आराम से जो हैं सिंपल डिफ्यूजन कर लेंगी और चली जाएंगी। जो अब होती हैं दूसरी जो हैं वाटर सॉल्युबल, जो हैं जो वाटर सॉल्युबल है, जैसे कि आपके पास पोलर चीज़ें, पोलर जो आपके पास पोलर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है, पोलर पोलर लिखना था, पोलर सब्सटेंसेस जो है आपके पास, जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज जो है आपके पास, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये पोलर है। मैंने भी आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। बाकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैंने डिटेल से आपको बताया था, ठीक है। ये आपको ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये किस तरह से करता है? ये करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैरियर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन की मदद लेता है जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का चैप्टर आपके एमटीकैट में सिलेबस में हिस्सा नहीं है, इसलिए मेम्ब्रेन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट सेल मेम्ब्रेन में हमने ये पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में आपके पास प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होती हैं। वो प्रोटीन जो है आपके पास प्रोटीन कैरियर्स के तौर पे एक्ट करती हैं। खैर, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैरियर्स मौजूद हैं। प्रोटीन कैरियर, समझ लो गाड़ियाँ मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन में। क्या है? गाड़ियाँ। ये गाड़ियों को नाम दे रहे हो आप प्रोटीन कैरियर्स। अब एक गाड़ी है XLI, एक है GLI, ये समझ लो, ठीक है। एक आपके पास प्रोटीन कैरियर है जो क्या है? चैनल प्रोटीन्स हैं। एक है आपके पास कैरियर प्रोटीन्स। अच्छा, एक गाड़ी वो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन में जो कि टनल बनाती है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये टनल बना देगी, ठीक है। एक टनल बना देगी और ये टनल के थ्रू जो है आराम से जो है, इस टनल के थ्रू जो है आराम से, भाई होले होले से मेरी ज़िंदगी में आना, तो होले होले से ये प्रोटीन जो है, जो भी पोलर सब्सटेंस होगा, ग्लूकोज होगा, वो क्या चला जाएगा? इससे सेल के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चला जाएगा। ग्लूकोज के लिए तो स्पेशली आपकी बॉडी में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आपके पास मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड ग्लूकोज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। तो ग्लूकोज के लिए तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उसको तो ग्लूकोज को तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टर्स, ये इसके अलावा जो जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह है, वो सेल के अंदर किस तरह से जाती हैं? देखिए, वो जाती हैं, और जो पोलर सब्सटेंसेस हैं और पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरह से जाती हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रोटीन कैरियर्स। अगर उन्होंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करनी है और वो बल्क में नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बल्क ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी, अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये आ जाती है आपके पास पहली जो है चैनल प्रोटीन्स। दूसरी होती हैं आपके पास कैरियर प्रोटीन का सादा वर्ड ये है कि वो क्या करेंगी? ये बाइंड करती हैं जो भी आपके पास है। फॉर एग्जांपल पोलर सब्सटेंस है, एक ग्लूकोज ही चलो ले लेते हैं, ग्लूकोज के साथ क्या करेगी? बाइंड करेगी, उसके साथ जुड़ेगी और फिर ये कन्फर्मेशनल चेंज करेगी अपना। ये कन्फर्मेशनल चेंज दोबारा से आ गया, जो मैं एंजाइम में भी बता चुका हूँ, डाइजेशन में भी बताया है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में भी हम डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी डिस्कस किया है। कन्फर्मेशनल चेंज क्या है? अपने अंदर चेंज लेकर आएगी, ये प्रोटीन चेंज लेकर आएगी। ये चेंज जब लेकर आएगी और जिस चेंज की वजह से ये क्या करेगी? ये कैरियर प्रोटीन ना सिंपल है कि ये पिक करेगी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या करेगी? पिक करेगी। ये पिक एंड ड्रॉप का काम करती है। पिक एंड ड्रॉप, ये पिक करेगी और फिर ड्रॉप कर देगी। ये इस तरह, ये चैनल नहीं है, टनल नहीं है, मतलब कि ये हर टाइम ओपन नहीं है। ये क्या है? ये चैनल प्रोटीन तो हर टाइम ओपन होती है ना, ये ओपन नहीं है हर टाइम, बल्कि क्या है? ये पिक करेगी मॉलिक्यूल को, अपना शेप चेंज करेगी। शेप चेंज करने की ऐसे सेल मेम्ब्रेन में वो सेल मेम्ब्रेन से वो क्या कर देगी? इसको रिलीज़ कर देगी अदर साइड में, रिलीज़ कर देगी इसको अदर साइड मीनिंग से रिलीज़ कर देगी साइटोप्लाज्म में, इसको रिलीज़ कर देगी। अगेन ये क्या है आपके पास? अगेन ये आपके पास है वो है पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों क्या है आपके पास? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें प्रोटीन कैरियर एनर्जी नहीं लग रही। पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो है आपने याद रख लेनी है कि सर ये यहाँ पे शेप क्यों चेंज कर रही है? यहाँ पे देखो, ये आपके पास है ना पोलर सब्सटेंस, ये है आपके पास। अब ये टनल जो है ना, टनल ने उसको बाकी जो है ये यहाँ पे जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आराम से जो है पोलर चीज़ जो है गुजर रही है। जो पोलर है ना, पोलर, अब ये यहाँ पे जो है कैरियर प्रोटीन्स, वो बेसिकली क्या करती हैं? इसको इस पोलर सब्सटेंस के अराउंड अपना आपको घेर लेती हैं, शील्ड बना देती है, शील्डिंग कर लेती हैं, शील्डिंग।
और जो शील्डिंग कर लेती हैं तो इसमें जाहिर सी बात है हर जो पोलर सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट शेप है, तो हर कैरियर प्रोटीन भी उसके अराउंड जब अपने आप को चेंज करेगी, शेप लेकर आएगी, तो डिफरेंट शेप लेकर आएगी, तो उसको कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आना होगा कि नहीं लेकर आना होगा। हर पोलर सब्सटेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है, तो हर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन उसके हिसाब से अपने अंदर चेंज लेकर आएंगी और उसको शील्ड करेंगी और इस तरह से उसको रिलीज कर देंगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉक एंड की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है। लॉक एंड की मैकेनिज्म मतलब कि हर सेल के ऊपर जो कैरियर प्रोटीन कैरियर्स मौजूद हैं किस पर्टिकुलर चीज़ के, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज के कैरियर चैनल्स, कैरियर प्रोटीन मौजूद है, तो ग्लूकोज ही उन कैरियर प्रोटीन चैनल्स पे जाके अटैच कर सकता है, कोई और चीज़ उसके ऊपर आके अटैच नहीं होगी। अगर हो भी जाए, पहली बात तो हो नहीं सकती क्योंकि लॉक एंड क्यू है, इंजाइम में लॉक एंड की बारे में पढ़ा है, कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड होगा इसके साथ। अगर हो भी जाए तो कोई कन्फर्मेशन चेंज नहीं आएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ये है आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। आगे आती है ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस सिंपल है, ऑस्मोसिस की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ पहले, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं सारी की सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट आपको क्योंकि ये बेसिक चीज़ है ये तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, मेरे स्टूडेंट हो ये चीज़ें पता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ water molecules from high water potential, सब चीज़ें समझाता हूँ। वाटर पोटेंशियल क्या है सारी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पे बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ये आपके पास पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है कि मतलब कि वो वाली मेम्ब्रेन, वो वाली एक बाउंड्री, ये वो वाली बाउंड्री है, ये वो वाली बाउंड्री है जो कि कुछ सब्सटेंसेस को, जो कि छोटे हों, जो कि लाइक पोलर हों, जो कि डिफ्यूजिबल हों, राइट, उनको जो है क्या कर सकती है, ये वो बाउंड्री होती है जो कि उनको गुजरने देगी, लेकिन सबको नहीं गुजरने देगी। जो बड़े होंगे, जो मोटे होंगे, वो इससे गुजर नहीं पाएंगे, वो इससे गुजर नहीं पाएंगे, उनको कहेंगे चलो भाई टाटा बाय बाय, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। और ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका दूसरा नाम भी है। सेल मेम्ब्रेन को पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लाइक लीमा भी कहते हैं, राइट, सेल लीमा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने पढ़नी है। तो ऑस्मोसिस, ये आपके पास ए एनवायरनमेंट ए है, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट बी है। एनवायरनमेंट ए में वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा हैं भाई साहब, ये अमीर है, ये रिच है। और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं, यहाँ पे छोटे, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो क्या होता है, और यहाँ पर जो है तो क्या होता है, वाटर जो है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे हाई वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, हाई वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल है। वाटर जो है मूव होता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक टाइम आता है कि आपके पास दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है। और डिफ्यूजन भी इसी वजह से होती है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कभी एक साइड पे चीज़ें ज़्यादा हैं, एक साइड पे चीज़ें ज़्यादा हैं, दूसरी साइड पे जैसे परफ्यूम, घर कमरे में परफ्यूम छिड़का है, दूसरे साइड में कम है, तो वो क्या होती है, मूव होती हैं फ्रॉम हाई टू फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, फ्रॉम टू लो कंसनट्रेशन। क्यों? क्योंकि नेचर खुद चाहती है इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना, ये खुद चाहती है, इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बार बार कहता हूँ, ज़कात अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अम्मी जो रिच हैं, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है वहाँ से पैसा मूव हो, जो कि लो कंसनट्रेशन है, रिस्क मूव हो, जो कि जहाँ पे पैसा नहीं है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने जिनको अल्लाह ताला ने आजमाया है ना, पैसा दे के भी आजमाया, पैसे ना दे के भी आजमाया, राइट, वहाँ पे जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो ये होता है, नेचर यही चाहती है सिंपल डिफ्यूजन, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी तो स्टेबल चीज़ें होंगी, स्टेबल एनवायरनमेंट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये होता है वाटर पोटेंशियल। अब ना सारी की सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं, एक एक चीज़ समझाऊंगा। देखो, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ना बातें स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ये वो वाला प्रेशर होता है, प्रेशर या फिर तो आप कह लो मिनिमम प्रेशर, हाँ मिनिमम प्रेशर लाजमी है, मिनिमम प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मिनिमम जो आपको ताकत लगानी है ना, प्रेशर क्या है, प्रेशर आपके पास क्या है, फोर्स ओवर एरिया, मिनिमम जो आपने ताकत लगानी है वो आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कब होगा, जाहिर सी बात है, ये वाटर यहाँ पे और एक सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी में, दोनों में वाटर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट बराबर होगी लेकिन थोड़ी बहुत ही कम होगी, ठीक है। और एक पॉइंट आकर जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी तब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सबसे आपके पास क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस हो ही नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि ऑस्मोसिस क्योंकि हो, ये मिनिमम प्रेशर है जो कि रिक्वायर है टू स्टॉप ऑस्मोसिस। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज अभी मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन में देता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर आप अभी दोगे मुझे, ठीक है। ये मिनिमम प्रेशर, अच्छा ये प्रेशर जो है ना, याद रख लेना, ज़्यादा सोल्यूट्स, मोर सोल्यूट्स इज इक्वल टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा सोल्यूट उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखो यहाँ पर ये इस कलर बना रहा हूँ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ज़्यादा है, सोल्यूट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ सोल्यूट कम है, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, तो हाई वाटर पोटेंशियल, जहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल वहाँ पे क्या है, लो सोल्यूट पोटेंशियल, और जहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई सोल्यूट पोटेंशियल है। अभी चीज़ें लिख लो, फिर सारी की सारी चीज़ें एंड में जो है समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट वहाँ पे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, और वाटर हमेशा मूव करता है, वाटर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हमेशा आया ऑस्मोटिक मसाला के तौर पे। यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल हाई, इसका मतलब यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है यहाँ पे हाई है, और वाटर मैंने यहीं पर एरो ड्रॉ किया ना, यहाँ से मूव हो रहा है कहाँ पे, सोल्यूशन ए से मूव हो रहा है सोल्यूशन बी में, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है। तो वाटर मूव टुवर्ड्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अब ये क्या है, देखो ना, सबसे पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो और चीज़ है। ये देखो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है आखिरकार, सोल्यूट पोटेंशियल है आपके पास, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो ये वाले सिंबल से, ये वाले सोल्यूट पोटेंशियल। ये आपके पास सोल्यूट पोटेंशियल जिसका दूसरा नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी है, इसको आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हो, ये बेसिकली है कि एक हाउ मच, कितना सोल्यूट कितना वाटर पोटेंशियल को लो कर रहा है, या फिर तो इसको मैं लिख लेता हूं, हाउ मच सोल्यूट लोअर्स वाटर पोटेंशियल, कितना सोल्यूट कितना वाटर पोटेंशियल को लो कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई होगा वहाँ पे सोल्यूट कम होंगे। सादा ज़ुबान में, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पे जाहिर सी बात है सोल्यूट कम होगा, तो ऐसे याद रख लो, जहाँ वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा वहाँ सोल्यूट पोटेंशियल कम, और जहाँ पे वाटर पोटेंशियल लो, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे ज़्यादा जगह होगी, वहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट आ सकेंगे, वहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट हो सकता है प्रेजेंट हो, तो यहाँ लो वाटर पोटेंशियल वहाँ पे हाई सोल्यूट पोटेंशियल, ये याद रख लो। यहाँ पे ये सोल्यूट पोटेंशियल क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को लो करता है, और ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज, मतलब कि ये जीरो हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो होती है, लेकिन ये अगर ये किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट है तो ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल को लो करता है, पहले वाला पॉइंट, हमेशा वाटर पोटेंशियल को क्या करता है, ये लो करता है, जीरो करता है, वाटर पोटेंशियल को जीरो ने मतलब कि वाटर पोटेंशियल को कम करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर ये जब पानी में प्रेजेंट होगा, पानी में फॉर एग्जांपल 10 सीटें, मैं आसानी ज़ुबान में समझाता हूँ, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 10 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, उन 100 सीट में से 80 सीट जो हैं वाटर ने अकोमोडेट की हुई हैं। अब पानी आप मज़ीद डाल रहे हो, लेकिन क्या करता है, सोल्यूट भी आ जाता है, और सोल्यूट उन 20 सीट्स को क्या करता है, अकोमोडेट कर लेता है, उसको घमा लेता है। अब मज़ीद जो 20 सीटें थी वो क्या हुई, कम होगी ना, वाटर चाहता था वो 20 सीटें भी वो क्या करे, पूरी करे। क्यों? क्योंकि वाटर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा था, देयर इज़ अ हाई एंड देयर इज वाटर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर ओन सर्वाइवल। आपकी बॉडी 65 to 89% वाटर से मिलकर बनी है, 65 to 89% वाटर है आपकी बॉडी, राइट। तो आपने ये बातें जो, तो वाटर जो है वो वहाँ पे उसकी सीटें कम होगी, राइट। तो सोल्यूट पोटेंशियल इसलिए हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जब भी वो आता है वाटर पोटेंशियल को इसने कम ही करना होता है। अच्छा देखो, अब मैं थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ ये वाली बातें, देखो ज़्यादा सोल्यूट, मोर सोल्यूट, जितना ज़्यादा एक सोल्यूशन में सोल्यूट
उतना ज़्यादा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ज़्यादा प्रेशर जो है उस जगह पे क्या होगा, ऑस्मोटिक का प्रेशर का ज़्यादा, और वो ऑस्मोसिस उस जगह पे वो चाहेगा, वो एरिया चाहेगा कि मेरी तरफ वाटर आए, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज़्यादा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब उतना ज़्यादा हाई सोल्यूट पोटेंशियल, नहीं, अब बात वहीं आ गई ना, उतना कम सोल्यूट पोटेंशियल, मोर नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल। एक वैल्यू है -10, एक है -100, कौन सी ज़्यादा बड़ी है, -10, कौन सी छोटी वैल्यू, -100 छोटी वैल्यू है। तो ज़्यादा सोल्यूट डालोगे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी सोल्यूट पोटेंशियल की, तो आपके पास उतना ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहे कि सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी में किस में सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूशन ए में ज़्यादा है, और इसलिए मैं ये बात यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाई सोल्यूट पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस, और यहाँ पे लो सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कम होता है। सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है आपके पास, नेगेटिव में होता है, नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और इसलिए ये वाली बात मैं यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात यहाँ पे करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, ज़्यादा वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर क्या मूव करता है टुवर्ड्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लो ऑस्मोटिक सोल्यूट पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव। तो अगर आपसे कहे कि किसमें, आपसे सवाल पूछा कि यार बी में तो ज़्यादा सोल्यूट है, तो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल जाहिर सी बात है ज़्यादा होना चाहिए, आपने कहना है हाँ है, लेकिन नेगेटिव में ज़्यादा है, राइट, नेगेटिव में ज़्यादा है। ओवरऑल मैथ्स की ज़ुबान में देखोगे तो बी में जो है सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो कम है, लो है, क्योंकि ज़्यादा वो नेगेटिव वैल्यू है सोल्यूट पोटेंशियल की, समझ आ रही है। तो ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम, जितनी ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कम, उतनी ज़्यादा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कम, क्योंकि वाटर पोटेंशियल को आप इस तरह से मेजर करते हो, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस आपके पास लिखते हो प्रेशर पोटेंशियल। मैं डिस्कस करता हूँ अभी, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, तो जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, वाटर पोटेंशियल की कम होगी, समझ आ गया। तो ज़्यादा सोल्यूट, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, कम ऑस्मोटिक सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, और उतना ज़्यादा कम वाटर पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल का वर्ड बार बार हम इस्तेमाल करी जा रहे हैं, सर ये क्या है, पोटेंशियल का वर्ड आप बार बार इस्तेमाल करी जा रही हो, ये क्या, ये आप क्यों लिख रहे हो। देखो पोटेंशियल का वर्ड क्या होता है, पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू बायोलॉजी में टेंडेंसी टू डू समथिंग, कोई काम करने की टेंडेंसी, जो काम है, वर्क है, वो उसको आप पोटेंशियल कहते हो, ठीक है। टेंडेंसी टू डू समथिंग, अब वाटर की टेंडेंसी टू मूव वाटर, ये वाटर पोटेंशियल क्या है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, ये है वाटर पोटेंशियल, इसलिए नाम पड़ गया वाटर पोटेंशियल, इसलिए नाम पड़ गया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, वहाँ पर जहाँ पे वाटर की मूवमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर जो है, वाटर की मूविंग की टेंडेंसी के वाटर जो है मूव हो, कहाँ मूव हो, लो वाटर पोटेंशियल के, लो वाटर पोटेंशियल, जहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी मूव करने की कम है पोटेंशियल। अच्छा, वाटर पोटेंशियल तो ये समझ आ गया, वाटर मूव हो रहा है, लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल के साथ क्यों लगा, सोल्यूट पोटेंशियल क्यों कह रहे हो, राइट। देखो आपके पास ये बात याद रख लो ना कि क्योंकि सोल्यूट इफेक्ट कर रहे हैं कि वाटर मूव होगा कि नहीं होगा, सोल्यूट इफेक्ट कर रहे हैं ना, ये उसके बाद लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सोल्यूट जो है वह इफेक्ट कर रहे हैं ना कि वाटर की टेंडेंसी को मूव, मतलब कि आपके पास जितना ज़्यादा सोल्यूट आप एक सोल्यूशन में जितना ज़्यादा डालोगे, उसका सोल्यूट पोटेंशियल उस सोल्यूशन का उतना ज़्यादा क्या होगा, कम होता जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा, मोर नेगेटिव, उतना ज़्यादा आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे आपके पास एक है -100, एक है -10, कौन सी वैल्यू ज़्यादा वाटर पोटेंशियल को कम करेगी, -100 वाली, उतना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू में चली गई, ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी, और आपके पास उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम हो गई,
आप समझ आई, वाटर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, और प्रेशर पोटेंशियल के आगे हम क्यों लगाते हैं प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि बाहर भी आप, बाहर वाला प्रेशर जो है ना, ये यहाँ पर जो है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। मिसाल के तौर पे ये प्लांट सेल है, प्लांट के पास आपने पढ़ा है कि हाई ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल के अंदर पानी होता है, तो ये प्रेशर लगाता है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को क्या नाम देते हो, टर्गर प्रेशर। अच्छा, अब ये टर्गर प्रेशर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे पानी भी तो मौजूद है साइटोप्लाज्म में, तो जब प्रेशर लगाता है तो पानी जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है कि वो पानी से निकले। मिसाल के तौर पे एक बलून लो, बलून के अंदर पानी भरो, बलून के ऊपर पानी भर के उसको बंद कर दो, उसके ऊपर हाथ से फोर्स लगाते जाओ, प्रेशर लगाते जाओ, प्रेशर लगा रहे हो, एक पॉइंट आएगा कि बलून फट जाएगा, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी बढ़ गई होगी उस पॉइंट पे, वाटर का प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया होगा कि भाई वाटर जो है वहाँ से निकलना चाहता है, तो प्रेशर पोटेंशियल भी वाटर की टेंडेंसी को मूव करता है, अफेक्ट करता है कि वाटर कहाँ से किस तरह से मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सारी की सारी चीज़ें, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरे लिए, एक दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी, वो दोनों आपके पास इक्विलिब्रियम में आ गए, वो दोनों आपके पास इक्विलिब्रियम में आ गए। मुझे बताओ, पहले वो तो इक्विलिब्रियम में नहीं थे, पहले वाटर मूव हो रहा था ए से बी, तो बी में हाई वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर था, तो वाटर बी की तरफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव हो रहा था, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़ीरो है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़ीरो है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ज़ीरो नहीं है, मिनिमम है, या फिर तो उतनी ही है, सेम है। ये क्वेश्चन जो है आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, आंसर मैं इनडायरेक्टली दे चुका हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट की सूरत में जो है मैं दे चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख लूँ, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर इसका आपको मिल जाएगा, इसको आपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आंसर देना, डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया ऑस्मोसिस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं इतना, बट मैंने आपको सारा समझा दिया। दूसरी है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि एनर्जी लगेगी। मैं आपको बायोएनर्जेटिक्स में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स में हम समझेंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक छोटी सी डेफिनेशन में दे रहा हूँ, बाकी हम बायोएनर्जेटिक्स में अच्छे तरीके से उसको डील कर चुके हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वाली ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी जो है ब्रेक होती है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन क्या है, उसको हम बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है यूज़ होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि आपके पास पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट में ये आपके पास सब्सटेंस, डॉटेड सब्सटेंसेस में जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है, यहाँ पे कम है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास हैं रूट हेयर सेल्स, प्लांट के रूट हेयर सेल्स हैं, और ये आपके पास जो है रूट हेयर सेल्स नहीं, सॉरी, हाँ रूट हेयर सेल्स, और ये आपके पास सॉइल है। ये मिनरल्स मौजूद हैं यहाँ पे, ये क्या है, मिनरल्स। अब आपको पता है कि भाई रूट हेयर के अंदर तो मिनरल बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट, प्लांट के अंदर तो मिनरल बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन इसके बावजूद होना ये चाहिए कि भी ये बाहर हैं, ये इस तरह से मिनरल ट्रांसपोर्ट हो, रूट हेयर से सॉइल के अंदर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो। लेकिन हो किस तरह से रही है, सॉइल से रूट हेयर के अंदर, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ज़्यादा अमीर था वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है, क्योंकि वो जो अल्लाह ताला ने जो हदायत दी थी उस पर अमल नहीं हो रहा, सोसाइटी क्या हो रही है, इनबैलेंस हो रही है, अनस्टेबल हो रही है। तो ये वाली ट्रांसपोर्ट जिसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था, ए से बी मूव हो, लेकिन अगेंस्ट मूव हो रही है, ये आपके पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जाहिर सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है, आपने पैसे को छापना है, ब्लैक मनी करनी है, तो आपको ताकत तो लगनी पड़ेगी, आपने अपने रिसोर्सेज तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वाली होती है जिसमें वो एनर्जी आ रही होती है डायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोलिसिस से,
और सेकेंडरी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी तो यूज़ होनी है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट एटीपी की बैकग्राउंड से नहीं आ रही होती, वो कहीं और से आ रही होती है, वो इलेक्ट्रॉन से आ रही होती है, वो सराउंडिंग से आ रही होती है, वो कहीं ना कहीं से आ रही होती है बस। यह होगी सेकेंडरी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल भी लाइक आपने पढ़ी है, फॉर एग्जांपल प्लांट ने भी मैंने बता दिया, प्लांट वो बता देता हूँ मैं, चलो लिख लेना ये भी। प्लांट जो है मिनरल अपटेक जो करता है, प्लांट जो मिनरल अपटेक करता है सॉइल से, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इसी के साथ साथ आपके पास हाँ फैगोसाइटोसिस जो सेल करता है, फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, दो आपके बॉडी में फैगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, वो सेल को जो खाते हैं, फैगोसाइटोसिस जो करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। वो एक सेल को खाना, इंजेक्ट करना, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल को इंजेक्ट करना या फिर तो खाना, इसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, ये सारी की सारी बल्क ट्रांसपोर्ट एक्टिव प्रोसेस है। आप पे होती है फैगोसाइटोसिस जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंसेस का इनटेक। और एक होती है पिनोसाइटोसिस होती है वाटर का इनटेक, लिक्विड का इनटेक, ये लिख देता है, लिक्विड इनटेक। अच्छा, अब वो लिक्विड इनटेक आपके पास बल्क में होगा, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। अच्छा, और एक होती है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक होती है एक्सोसाइटोसिस। हाँ, एक्सोसाइटोसिस भी एक्टिव प्रोसेस है। एक्सोसाइटोसिस में सेल से फैगोसाइटोसिस में सेल से अंदर आ रही होती चीज़ें, एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर जा रही होती, तो वो भी एक्टिव है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं डिटेल नहीं कर रहा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। जब आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, SER, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम रिलीज़ करता है, जब वो रिलीज़ करता है ना, तो ये प्रोसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल या पैसिव कर लो, तो ये प्रोसेस होता है पैसिव। लेकिन जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, अब दोबारा से जब अंदर लेता है, तो ये होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे वहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे साइनैप्स में जब कैल्शियम आयंस जो आपके पास कैल्शियम आयन जब लाइक आपके पास होते हैं ना, एक साइनैप्स कब होता है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाता है, इस कनेक्शन को कहते हैं साइनैप्स। इस साइनैप्स के लिए आपके पास कैल्शियम आयन जो है ना, आपके पास इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हम सारी चीज़ें पढ़नी है, नहीं समझ आ रही, सारी चीज़ें पढ़नी है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के कैल्शियम आयन जो है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। और कैल्शियम आयन जब इससे बाहर जाना होता है, तो वो आपके पास होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे भी हमने पढ़ा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ पंप्स, हमने वहीं पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन में पढ़ा था कि भी आपके पास पोटेशियम और कैल्शियम पंप्स होते हैं। वो पंप्स क्या करते हैं, आपके पास 3 सोडियम को आउट करते हैं और 2 पोटेशियम को इन करते हैं सेल के, ये भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने याद करनी नहीं। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बातें हो ही रही हैं ना, तो मेरे ख्याल से मैं ये चीज़ें ना आपको बता देता हूँ, आपके लिए ईजी होगा, समझने में आसानी होगी सेल को। देखो, ये एक सेल है ना, इस सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो कैरियर्स मौजूद होते हैं, राइट। कैरियर्स, ये क्या है, कैरियर्स आपके पास इस सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। ये कैरियर्स चीज़ों को अंदर बाहर जो है करने में हेल्प आउट करते हैं, राइट। अच्छा, वो कैरियर्स के बारे में ना मैं आपको, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको कन्फ्यूजन होती है सर गेटेड चैनल्स क्या हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होती है सर लीकेज चैनल्स क्या हैं, लिगन गेटेड चैनल्स क्या हैं, पंप्स क्या हैं, राइट। ये वाली चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो है ना, ये तो हो गया आपके पास सिंपल। आयंस कैरियर्स के बारे में मैं बात करने लगा हूँ अभी। मैं आयंस कैरियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, आयंस कैरियर के बारे में बात करने लगा हूँ। अगेन, इफ़ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आप ये पार्ट देख लो। आयंस कैरियर, मतलब कि
जो आइंस, ये आइंस बाहर पड़े हुए हैं यहाँ पे, पोटेशियम है या कैल्शियम है, ये सेल से अंदर वैसे जाएंगे या सेल से बाहर वो आइंस किस तरह से आएंगे, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, सेल से अंदर बाहर किस तरह से जाएंगे, ये हैं आइंस। फिर ये सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर मौजूद होते हैं आपके पास, पंप्स मौजूद होते हैं, ठीक है, आपके पास गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, गेटेड चैनल्स। इसी के साथ साथ आपके पास और वो होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है, आपके पास लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने लगे हैं कि आइंस किस तरह से अंदर बाहर जाते हैं। आइंस चैनल ना आपके पास दो पार्ट्स में आपको मैं डिवाइड करूंगा, एक होंगे पंप्स 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 का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, उसका मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये चीज़ों को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे, एनर्जी जो है यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे क्या, ये यूज़ करेंगे एटीपी। अच्छा, पंप्स ना आपने तीन तो लाजमी अपने सिलेबस में पढ़े ही पढ़े, वो तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने पढ़ा है वो वाला, बल्कि इसको दूसरे कलर से यूज़ करते हैं, एक आपने पढ़ा है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप। कहाँ पे पढ़े हैं आपने, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा है ना कि 3 सोडियम जो है वो आउट जाते हैं सेल से, और 2 पोटेशियम को ये सेल के अंदर करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और एनर्जी को यूज़ करता है। पंप जहाँ पंप आ गए वहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है। आपने कैल्शियम पंप्स पढ़े, कहाँ पे पढ़े, साइनैप्स में पढ़े, और केमिकल स्पोर्ट एंड मूवमेंट में आप पढ़ोगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे होगे। पंप्स ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं कैल्शियम को, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि आपके पास सार्को, ये आपने वहाँ पे पढ़ने हैं ऐसे स्पोर्ट एंड मूवमेंट, चलो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे नहीं। ये कैल्शियम पंप्स आपने पढ़े, साइनैप्स में पढ़ोगे और स्पोर्ट एंड मूवमेंट में। और होते हैं प्रोटॉन पंप्स आपने पढ़े, प्रोटॉन पंप्स आपने कहाँ पे पढ़े, एटीपी सिंथेसिस में आपने पढ़े। देखो ये आपके पास मूव करवाते हैं प्रोटॉन को अक्रॉस मेम्ब्रेन्स में। एग्जाम्पल सर बता दें, एग्जाम्पल बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्सेस 1 जो हैं, कॉम्प्लेक्सेस 1, 3 एंड 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो पंप ही है ना, प्रोटॉन को पंप करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस 1 आपके पास 4 प्रोटॉन को पंप करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है वो आपके पास 2 प्रोटॉन को पंप करता है, लेकिन 2 प्रोटॉन कहाँ से आते हैं, यूबिक्विनोल से, तो 4 वो प्रोटॉन को हो गया टोटल पंप। और कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 प्रोटॉन को पंप करता है, ठीक है। बायोएनर्जेटिक्स में सारी चीज़ें समझाऊंगा, नहीं समझ आ रही बस मैं यहाँ पे ओवरव्यू समझ दे रहा हूँ कि आयन चैनल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और जब आप पंप कर पढ़ते हो तो पंप का क्या मतलब है। जब आप अभी गेटेड चैनल कहते हो, किसी को कह रहे होते कि यार ये गेट है, ये गेटेड चैनल, तो उसका क्या मतलब है, बस कॉन्सेप्ट में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ आएगी अभी तो इसको छोड़ देना, बस सुन लो, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी इसकी कैटेगरी में डिवाइड करूंगा चैनल्स में। अब ये चैनल्स जो है ना आपके पास, ये चैनल्स, ये पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। कोई एटीपी इसमें यूज़ नहीं होगी, नो एटीपी आर यूज। अच्छा, अब ये वाले जो हैं, ये वाले कौन कौन से हैं, ये देखो, एक आपने पढ़े हैं लीकेज चैनल्स, कहाँ पे पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, लीकेज चैनल्स। ये लीकेज चैनल्स वो होते हैं जो ऑलवेज ओपन होते हैं, हमेशा ओपन होंगे। मिसाल के तौर पे आपने क्लोराइड लीकेज चैनल्स पढ़े, क्लोराइड लीकेज चैनल्स कहाँ पे पढ़े, ये आपने पढ़े हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूंगा, जब हम केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़े हुए, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर में हमने ये पढ़े हैं, साइनैप्स में हमने इसको डिस्कस किया। और दूसरा आपने पढ़े, दूसरे आपने पढ़े हैं लीकेज चैनल्स, आपने पढ़े हैं पोटेशियम लीकेज चैनल, ये आपने कहाँ पे पढ़े हैं, ये आपने पढ़े हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अच्छा, ये हमेशा ओपन होते हैं, ये आपके पास सेल है ना, ये लीकेज चैनल्स हमेशा ओपन होंगे, हमेशा, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और चीज़ें हमेशा इनसे अंदर या बाहर जा सकती हैं,
ये होते हैं लीकेज चैनल्स। ठीक है, एक और ये पैसिवली मूव करते हैं, इनको कहते हैं लीकेज चैनल, जो हमेशा ओपन हो। एक होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड इसकी दो एग्जांपल ना आपने पढ़ी हुई है अपने सिलेबस में। आपने पढ़े हैं पोटेशियम गेट्स, आपने पढ़े हैं गेट, इनके साथ गेट का वर्ड लगता है, पोटेशियम गेट का वर्ड आपने पढ़े, और आपने कैल्शियम गेट्स पढ़े। अच्छा, ये आपने वही नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़े, एफएससी में तो पढ़े हैं ना यार, अगर एमडी कैट में नहीं पढ़े तो एफएससी में तो पढ़े। अच्छा, गेट क्या होता है? गेट का वर्ड जब यहाँ पे भी आ जाए ना, गेट मतलब एनीथिंग दैट रिक्वायर्ड अ स्टिमुलस टू ओपन। बायो में एनीथिंग that requires a stimulus to open वो होता है गेट। जैसे कि दरवाज़ा है ना, बेल होती है तभी दरवाज़ा ओपन होता है। अच्छा, अब ये वोल्टेज रेगुलेटेड, अब ये गेट्स ना मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनमें से एक टाइप मैंने लिखी है वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। ठीक है, अब मतलब कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज क्या स्टिमुलस आएगा, मिसाल के तौर पे आपके पास -50 मिली वोल्ट का जब आपके पास स्टिमुलस आएगा तभी ये चीज़ें ओपन होंगी, तभी पोटेशियम गेट ओपन होंगे, तभी पोटेशियम जो है मूव कर पाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर वो स्टिमुलस नहीं मिला तो ये गेट क्लोज रहेगा। इसकी शेप इस तरह से होती है, दरवाजे की जैसे नहीं होती। दरवाज़ा, ये दरवाज़ा आपके पास, दरवाजे का ऊपर वाला ये आपके पास ये दरवाज़ा, और ये आपके पास चैनल, ये हमेशा ओपन नहीं होते, ये तभी ओपन होंगे जब एक स्टिमुलस इनको मिलेगा, उनको कहते हैं गेट। और वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स वो वाले आपके पास गेट्स जो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू मिले उनको और तब वो ओपन हो। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आप ये डिस्कस करते हो। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलता है सेल को तब ये गेट्स ओपन होते हैं, तब पोटेशियम जो है मूव होता है। ठीक है, और फिर होते हैं एक लिगेंड गेटेड आयंस चैनल्स। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, लिगेंड गेटेड आयंस चैनल्स। ये बेसिकली आपने पढ़े हैं न्यूरोट्रांसमीटर में। अच्छा, ये तब ओपन होते हैं या तब अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं जब एक न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल जाकर जो है इनके ऊपर जाकर लगता है, एनिमल जाके जब इनके ऊपर जाकर लगता है, वो होते हैं लिगेंड गेटेड आयंस चैनल्स। लिगेंड गेटेड, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलेगा तभी ओपन होगा। गेटेड की आपने दूसरी एग्जांपल भी पढ़ ली इसी तरीके से, कौन से? लिगेंड गेटेड। ऊपर मैंने आपको बता के आया हूँ कि लिगेंड क्या है। लिगेंड कुछ भी नहीं है, लिगेंड बस एक सब्सटेंस है जो कि आकर अटैच होता है, जो कि एक आप मैसेंजर कह लो, ठीक है, जो आके कोई लग रहा है। तो वो वाले गेट्स जो तब ओपन होंगे जब उनके सेल के ऊपर आके लिगेंड अटैच होगा, कोई सब्सटेंस आके अटैच होगा, वो होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स। गेटेड का वर्ड बस जहाँ पे भी आ जाए, वो वाली चीज़ गेट चैनल जो तब ओपन होगी, पैसिवली मूव करवाएगी चीज़ों को, तब मूव होगी, तब ओपन होगी जब उसके साथ कोई चीज़ आके लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से एक होते हैं एक्वापोरेंस, ये लास्ट है क्योंकि ये भी आपने डिस्कस किए हुए हैं। एक्वापोरेंस ये आप डिस्कस करोगे, होम्योस्टेसिस में भी आपने डिस्कस किया है जब आप डिस्कस कर रहे होगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रोल। एक्वापोरेंस ये तब ओपन होंगे या फिर तो ओपन, ये मूव करेंगे वाटर को पैसिवली, और ये मूव करेंगे वाटर को इन या आउट, मूव वाटर इन और आउट डिपेंडिंग अपॉन वाटर पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है कहाँ पे कम है, वो प्लस पैसिवली। तो ये आपके पास हैं चैनल्स। ठीक है, गेटेड का समझ आ गया, लीकेज चैनल का समझ आ गया, लिगेंड गेटेड का चैनल समझ आ गया, पंप का समझ आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपने पढ़ी। देखो, आपने साइनेप्स में इनका जिक्र किया, आपने रिस्पायरेशन में जब आप पढ़ोगे ना, जब आप रिस्पायरेशन कर रहे होगे तो बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल वहाँ पे पढ़ोगे रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में। और डाइजेशन में पढ़ोगे, डाइजेशन में कि HCl किस तरह से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ये देखो प्रोटॉन पंप्स। एक आपने ये डिस्कस कर लिया, एक आपने कर लिया कि HCl किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे प्रोटॉन पोटेशियम पंप्स के HCl किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा आपने एटीपेज पंप्स के बारे में पढ़ा है, एटीपेज पंप्स जो ATP सिंथेसिस करवा रहे होते हैं।
ठीक है, आपने क्लोराइड चैनल्स पढ़े हुए हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे सी एफ ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रिसेप्टर प्रोटीन्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आप ये पढ़ोगे सी एफ ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रिसेप्टर रेगुलेटर प्रोटीन्स, वो आप पढ़ोगे सी एफ सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि गेट आप जहाँ पे पता लगे, गेट आ गया आपको पता लग गया, लिगेंड आ गया आपको पता लग जाए, आपको बस एक्वापोरिन्स आ गया आपको पता लग गया वाटर के लिए, ये पंप्स का वर्ड आ जाए आपको लिए पता लग जाए, और कहाँ कहाँ पे अपने पढ़े वो भी आपको पता, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने सिलेबस में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ था हमारे पास इंट्रोडक्शन, अभी तक घंटे का था सिर्फ इंट्रोडक्शन सेल का, क्योंकि सेल इतनी प्यारी चीज़ है ना यार, क्या करें, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब चलते हैं हम आगे, अब हम चलने लगे हैं अपने असल टॉपिक। हमने जो अब हमने डिस्कस करना है ना सेल के बारे में, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम ऑर्गेनिजम्स का। अब हमने उसको डिस्कस करना है, किस तरह से डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है हम अलग-अलग से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे विद हम इलेक्ट्रोपोयोसिस की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से, सेल सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हर ऑर्गेनल्स को निकालेंगे। आप साइंटिस्ट हो, इस मेथड्स की जैसे उसको निकालोगे, उनको स्टडी करोगे। पहला पार्ट जो आप डिस्कस करते हो सेल, वो तो होता है सेल आपके पास वो सेल मेम्ब्रेन, बट वो क्योंकि आपके पार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो साइटोप्लाज्म वो पहली आपके पास दूसरी चीज़ आती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही आप इंटर होते हो तब आपको मिलती है साइटोप्लाज्म। ये लिविंग कंटेंट है किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का भी, प्रोकैरियोटिक सेल्स का भी, और ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, और इसके अंदर तमाम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होती हैं प्रोटोप्लाज्म, और इसको कहते हो आप प्रोटोप्लाज्म। एक होती है वर्ड, एक होता है न्यूक्लियो, एक होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये होता है कि एक ऐसा सेल लो, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन हो, उसकी सेल मेम्ब्रेन निकाल दी अगर आपने, क्यों निकाल दी, स्टडी करने के लिए उस सेल को, उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या कर दी, सेल वॉल उसकी सेल वॉल आपने रिमूव कर दी। तो अब आपने उसको सेल वॉल रिमूव की, तब वो स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा प्रोटोप्लास्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उन्होंने पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन रिमूव कर दो तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं मिटोप्लास्ट। ठीक है, तो ये भी, और इसी तरीके से एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ये होता है कि आपने एक ऐसा सेल लिया जिसकी सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन थी, उसकी सेल मेम्ब्रेन आपने रिमूव कर दी और सिर्फ साइटोप्लाज्म रह गया, क्योंकि आपने साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स को स्टडी करना था। ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दी, ये है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, प्लांट सेल एनिमल सेल प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास सॉरी मैं कह रहा था वो हाँ, एनिमल सेल क्या प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, मैंने प्रोटोप्लास्ट कहा है ना कि ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दी हो, उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, मतलब कि उस सेल के पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या एनिमल सेल प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, द आंसर इज नो, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल ही नहीं है तो रिमूव क्या करोगे। तो साइटोप्लाज्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिविंग जेल ऑफ द सेल, लिविंग जेल ऑफ द सेल। अच्छा, एक मिनट मुझे दो, एक मिनट। ये आपके पास क्या है, 90% वाटर है, और ये मिक्सचर है किसका, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो कि आपके पास सोल्यूशन बनाते हैं, जो कि आपके पास लाइफ फंडामेंटल मॉलिक्यूल, 4 फंडामेंटल मॉलिक्यूल आपने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उसके लिए ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे कि वो कहाँ पर रहें, घर बनाएगा साइटोप्लाज्म, क्या बनाएगा, घर बनाएगा उनके लिए। अच्छा, साइटोप्लाज्म में जब हम स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म को तो हमें पता लगता है कि साइटोप्लाज्म ये इस तरह से, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ साइटोप्लाज्म का, ये आपके पास साइटोप्लाज्म है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, क्योंकि हम यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की हम डिफरेंस में अभी आएंगे। प्रोकैरियोट में भी अगर साइटोप्लाज्म है, ये हम डिस्कस करते हैं कि भाई न्यूक्लियस के करीब करीब वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये आपके पास क्या है, साइटोसोल है, मतलब कि ये ज़्यादा कम विस्कस है, पानी इसके अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब वाला जो है ना पार्ट, सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब वाला पार्ट, वो थोड़ा सा विस्कस है। विस्कोसिटी क्या होती है, मतलब कि जैसे कि एक पानी है और एक हनी है। हनी जो है जब आप नीचे फेंको, हनी को एक चम्मच से लो और नीचे प्लेट के अंदर डालो, नीचे ना फेंकना, रिस्क ज़ाया ना करना, चम्मच के अंदर लो, प्लेट के अंदर डालोगे तो हनी जो है आहिस्ता आहिस्ता से आएगी। क्यों, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी जल्दी से आ जाएगा क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है। तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से ये वाला पार्ट ज़्यादा विस्कस होता है, आप इसको कहते हो साइटो इसको कहते हो साइटो जेल।
ठीक है, तो यही वाली बात, साइटोसोल और साइटोजेल, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ 90% वाटर, और ये आपको क्या है, जेल लाइक, इस ये भी सॉल्युबल ही है लेकिन ये भी जेल लाइक है, और ये सेमी सॉलिड कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म का, ज़्यादा विस्कस है ये, जैसे कि हनी जब सर्दियों में है, सर्दियाँ हैं ना आजकल, सर्दियों में आप देखो क्योंकि किस तरीके से आपके पास जो हनी है वो कभी कभार इवन केचप भी बाहर रखो, फ्रिज में रखो तो जम जाता है, वो सेमी सॉलिड बन जाता है, राइट। तो वो आपके पास क्या है, ये जेल। क्यों साइटोजेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट फूड सब्सटेंसेज है ना, वेस्ट जो है, सेल की जो वेस्ट है वो ज़्यादातर यहाँ पर ही स्टोर होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, प्लस यहाँ पे वाटर की भी इतनी कंसनट्रेशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू साइटोसोल। लिक्विड पोर्शन ऑफ दी, ये आपके पास क्या है, लिक्विड पोर्शन है, ये कंटेन करता है आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे मेजर रिएक्शन हो रहा है ना, ये मीडियम है किसका, बायोकेमिकल रिएक्शंस का, सारी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे होनी है, यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होनी है, अभी हम डिस्कस करते हैं, ये टूवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, और ये पेरिफेरल पार्ट भी होता है, पेरिफेरल पार्ट यही वाला जो इसके करीब करीब वाला पार्ट जो है, ये स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोजेल। और इसके पास यहाँ पे साइटोस्केलेटन, यही ना साइटोजेल क्यों है, वेस्ट है, प्लस यहाँ पे आपके पास फाइबर्स भी मौजूद है, यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन भी मौजूद है, साइटोस्केलेटन ये वाला, ये आपके पास ये समझ लो हड्डियाँ, सेल की हड्डियाँ, साइटोस्केलेटन को मैं कहता हूँ सेल की हड्डियाँ, सेल की हड्डियाँ भी यहाँ पे मौजूद है, सेल की हड्डियाँ, जहाँ पे हड्डियाँ मौजूद होंगी वो जाहिर सी बात है वो मूव नहीं करेगा इतना, सेल की हड्डियाँ, ये बोन्स ऑफ सेल्स, बोन्स ऑफ सेल्स, राइट, सेल की हड्डियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद होती है, यहाँ पर ही क्यों मौजूद है, चलो मैं रीज़न बता देता हूँ। पहली बात देखो, ये आपके पास सेल है, एक ये सेल है, एक है प्लांट सेल, प्लांट सेल के बाद है सेल वॉल, सेल वॉल उस प्लांट सेल को क्या करिए, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करिए, और उस प्लांट सेल को मतलब कि टूटने से और प्लांट की सेल मेम्ब्रेन को जो है ना, कि प्लांट की शेप ना चेंज हो जाए, ये प्लांट जो है इस तरह का ना हो जाए, इस तरह, इससे क्या करिए, सेल वॉल प्रिवेंट करिए, डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है। अब एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में सेल वॉल है ही नहीं, अब एनिमल सेल क्या कर सकता है, इसी वजह से ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं डायपडेसिस का प्रोसेस, मतलब कि ये आपके पास है ना कैपिलरीज, इस कैपिलरी में ये वाइट ब्लड सेल जा रहा है, अब वाइट ब्लड सेल ने इस छोटे से हिस्से से घुस के आपके पास सेल से बाहर, ये कैपिलरी से बाहर निकलना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आना है, तो ये क्या करता है, डायबिटीज करता है, अपनी शेप मोड़ के किसी ना किसी तरीके से जो है अपने आप को अपनी उल्टी मुल्टी शक्ल बनाकर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्लांट के एनिमल के पास सेल वॉल ही नहीं है। तो अच्छा, अब सेल वॉल नहीं, अब कुछ सेल्स जो हैं या फिर तो सेल ने, जाहिर सी बात है हमेशा तो अपनी शेप चेंज नहीं करनी, शेप मेंटेन रख के रखनी है। मसल सेल्स देख लो, अब मसल सेल आपकी शेप, आपके चेहरे के सेल्स देख लो, फेस के सेल्स जो आपके चेहरे पे हैं, अगर वो चेहरे के सेल्स बार बार अपनी शेप चेंज करते रहें, आपका रात को सोओगे आपकी शक्ल कोई और होगी, दिन के उठोगे शक्ल कोई और होगी, राइट। तो ये क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन ये इसलिए सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब होता है, क्या करे, ये फोर्स देता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, पुश करता है सेल मेम्ब्रेन को, ताकि सेल मेम्ब्रेन जो है अपनी शेप का करे, मेंटेन बरकरार कर रखे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लिविंग कंटेंट। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है आप, अच्छा ये जो है ना आपको याद रख लेना है कि ये लाजमी नहीं है कि पेरिफेरल में आपके पास साइटोजेल होगा और न्यूक्लियस के करीब आपको साइटोसोल होगा, नहीं, सेल जो है साइटोसोल और साइटोजेल के दरमियान में अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है, मतलब कि उल्टा कर सकता है, उल्टा हो जाए, न्यूक्लियस के करीब साइटोजेल हो जाए, वो साइटोसोल हो जाए, राइट। ये डिपेंड करता है सेल काम क्या करना चाह रहा है, सेल की नीड क्या है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मूवमेंट दैट, ठीक है, आप मूव कर रहे हो तो फिर आपके पास ज़्यादातर साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, जो पहले सोल्यूबल था, पहले साइटोसोल था, वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाइट ब्लड सेल ने डायबिटीज करनी है तो क्या करेगा, जो साइटोजेल है वो भी साइटोसोल हो जाएगा, राइट। तो ये वाली बातें जो है याद रखनी है, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम सेल की बात कर रहे हैं। फिर अच्छा, साइटोसोल और साइटोजेल में ना, साइटोसोल और साइटोजेल में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, या फिर तो सिंपल वर्ड में आपके पास साइटोप्लाज्म में, कोई ये दोनों साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें मौजूद है ना, वो सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है ना, सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या है, 70% वाटर 90% वाटर क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, राइट। तो साइटोप्लाज्म में आपके पास
आगे हाँ, साइटोप्लाज्म में आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर चीज़ें ऐड हैं, तो वाटर जो है साइटोप्लाज्म में क्या है, सोल्यूशन मौजूद है। वो सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, मतलब कि एक होता है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन ये होता है कि ये आपके पास एक ये कप है, एक ये कप है, एक दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है। अगर आप चीनी डाल दो, चीनी डालो और वो चीनी पानी में बिल्कुल मुकम्मल घुल हो जाए, मुकम्मल घुल जाए, उसको कहोगे ट्रू सोल्यूशन। अगर कोई आप ऐसा सोल्यूट डालो जो पानी में मुकम्मल घुले ना, क्यों ना घुले, क्योंकि आपके पास जैसे कि आपके पास मट्टी, ठीक है, आप पानी में डालो, ठीक है, पानी में जैसे ही मट्टी डालो तो वो मुकम्मल ना घुले, बल्कि क्या रहे, सस्पेंडेड हो जाए, मट्टी के पार्टिकल पानी में क्या रहे, बैठे भी ना और सस्पेंडेड रहे पानी में, मतलब कि छोटे छोटे ज़रात आपको नजर आए। इसको कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। और केमिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के हिसाब से भी बात मैं कर देता हूँ। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर लाइट इसके अंदर जाए, कोलाइडल ट्रू सोल्यूशन वो है कि लाइट आराम से जो है गुजर जाए विदाउट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन ये है कि लाइट अंदर जाए और डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है टकराएगी ना, लाइट क्या है, एनर्जी, टकराए, लेकिन रिफ्लेक्ट ना हो, मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए, ये ना हो, लेकिन डिस्पर्स हो जाए, वो होता है कोलाइडल सोल्यूशन। और इंजाइम वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंजाइम क्या है, इंजाइम आपके पास कोलॉइड्स में जो है पाए जा रहे होते हैं, कोलॉइड्स में, मतलब कि सॉल्यूशन की फॉर्म में ही, डिजॉल्व फॉर्म में ही, लेकिन सस्पेंडेड फॉर्म में भी, जो कि लार्ज मोलिकुलर वेट के होते हैं। क्योंकि जो सोल्यूशन साइटोप्लाज्म में बना रहे होते हैं वो साइटोसोल होता है, जो कि जिसमें मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं, और कोलाइडल भी होते हैं या कोलॉइड्स भी होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, वो वाले सॉल्यूशंस जो जिसमें सोलर पार्टिकल्स इतने बड़े हों कि स्कैटर्ड कर दें लाइट को, लेकिन सेटल डाउन भी ना हो, ठीक है, सेटल डाउन भी ना हो, और इतने छोटे भी हों कि लाइट को स्कैटर्ड भी कर दें, और इतने बड़े भी ना हो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें, वो होता है कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे कि प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, ये बहुत बड़ी है साइटोस्केलेटन। अब देखो साइटोस्केलेटल हालांकि प्रोटीन से मिलकर बना है, प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, प्लस ये आपके पास प्रोटीन जो है सिंपल चीज़ें ही वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च क्या है आपके पास, स्टोरेज है, किसका स्टोरेज कंपाउंड है प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स और डिफरेंस में हम देखते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज शुगर है एनिमल की, ठीक है। तो आपके पास ये कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा, कोलाइडल सोल्यूशन दो फॉर्म का हो सकता है, या फिर तो सोल फॉर्म का हो सकता है, मतलब कि नॉन विस्कस, कोई विस्कोसिटी ना हो, वाटर की तरह आराम से जो है आपके पास फ्लो कर जाए। पानी की ये चीज़ आपने कोई भी पानी के अंदर डाली थी, पानी को जब गिराओगे तो आराम से ग्लास से निकल जाए। एक होता है जेल लाइक, आपने कोई ऐसी चीज़ डाली वो सस्पेंडेड होगी, लेकिन पानी से आपको निकलना, आपको जैसे केचप डाला, नहीं केचप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो सिंपल वर्ड में केचप को डाले, केचप पानी की तरह नहीं बहेगा, वो होगा आपके पास जेल लाइक कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो साइटोजेल इज मेनली कोलाइडल वाइल साइटोसोल कंटेन्स बोथ ट्रू एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है कि साइटोजेल को जेल कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है कोलाइडल सॉल्यूशंस, जहाँ पे ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, राइट। और साइटोसोल को ज़्यादातर वहाँ पे साइटोसोल दोनों हो सकता है। ये बस मैं वैसे डिफ्रेंशिएशन करवा रहा हूँ, लेकिन सेल हर तरह का काम कर सकता है, सेल हर चीज़ को जो है अपने हिसाब से जो है देखता है, अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दो हिस्सों का आप साइटोप्लाज्म को आप देखते हो, तो साइटोप्लाज्म को पता लगता है कि भाई साइटोप्लाज्म की जो कंसिस्टेंसी है, साइटोप्लाज्म की जो है मतलब कि फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, वो पूरे के पूरे में एक जैसी नहीं है। एक आप ये ऐसा समझ लो कि साइटोप्लाज्म का जो एक हिस्सा आपने साइटोप्लाज्म का लिया, उसको आपने बहाया पानी के अंदर डाला और बहा दिया, वो आराम से पानी की तरह बह गया, और एक दूसरा पार्ट आपने बहाया, वो पानी की तरह ना बहा, शहद की तरह बहा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी, तो आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाई एक है साइटोसोल, एक है साइटोजेल, ठीक है। फिर आपने देखा कि भाई साइटोजेल मतलब कि साइटोप्लाज्म दो तरह के सोल्यूशन बनाता है। ऐसा वो क्यों करता है, मतलब कि साइटोसोल और साइटोजेल ऐसा कैसे है, क्यों है, क्योंकि आपके पास साइटोप्लाज्म में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, एक होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आराम से पानी के अंदर कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाए और वाटर और लाइट को स्कैटर्ड ना करे वो, क्योंकि लाइट को स्कैटर्ड कब करेगा ना, जब वो कोई सोल्यूट पार्टिकल होगा, वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट और चीज़ है, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए उसे, ठीक।
और एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन। आपने देखा कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो क्या है कि चीज़ें कुछ साइटोप्लाज्म में कंप्लीटली डिसॉल्व भी नहीं है, जैसे कि एंजाइम हो गए, साइटोस्केलेटन हो गए, राइबोसोम्स हो गए, वो ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये पानी में डिसॉल्व्ड नहीं है बल्कि क्या है, सस्पेंडेड है। लेकिन इतने ऐसे हैं कि सेटल डाउन भी नहीं करते, सेटल आउट भी नहीं करते। मतलब सेल में सेटल आउट का क्या मतलब है? सेल में सेटल आउट का मतलब है बैठ जाना, राइट। अच्छा, ये केमिस्ट्री की ऊपर वाली लाइन है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। लाइट को स्कैटर भी ना करें, लाइट को स्कैटर्ड करें लेकिन सेटल डाउन भी ना हो, ठीक है, ये सिंपल जबान में। तो इन्हीं दो की वजह से, इन दो सोल्यूशन की वजह से आपके पास साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी एक जैसी नहीं रहती, चाहे साइटोसोल होती है या साइटोजेल होती है। अच्छा, अब आपने बाद में देखा, आपने सेल को स्टडी किया, आपने पता लगा कि भाई साइटोप्लाज्म भी एक जैसा नहीं है, मतलब कि ठहरा हुआ नहीं है पानी, वो क्या है, बह रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप घर के अंदर बैठे रहो, कोई काम ही ना करो, राइट, कोई काम ना करो, अपने अपने आप को ज़ाया कर दो, अपना टाइम बर्बाद कर दो, तो आप ठहरे हुए पानी की तरह हो। एक दिन चलोगे, 2 दिन अच्छे लगोगे, तीसरे दिन चलोगे, फिर चौथे दिन क्या हो गया, आपके अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपका ज़मीन खुद कहेगा भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला ने एक मकसद के थ्रू मुझे भेजा है, एक काम के थ्रू भेजा है, वो काम तो मैं करूँ, कुछ ना कुछ काम तो आऊँ, किसी के काम ही कर लूँ यार, घर के चलो कोई ना कोई काम कर लूँ, राइट। तो ये आपके पास, अच्छा, ये वाली बात आपको जो रिपीटर्स होते हैं ना एम्प्टी कैट के, स्पेशली एम्प्टी कैट या ई कैट जो भी, उनके जहन में भी बड़ी आती है कि घर में वेले बैठा हूँ, कोई काम भी नहीं है, वेला हूँ, ज़िंदगी का मेरे को फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बात भी नहीं है, राइट। गुफ्तम जहाने माँ आया बतौनी साजत, राइट, गुफ्तम जहाने माँ आया बतौनी साजत। तो बस बात यह है कि मुश्किल वक्त तो हर किसी पे आता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब गुर्दों को थाम ले साकी, नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मज़ा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। तो याद रख लेना, मुश्किल टाइम हर किसी पे आता है, लेकिन ठहरा रहेगा वही जो कि लाइक जिसका मकसद क्लियर हुआ। मकसद क्लियर के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बातें बता चुका हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला ऊपर है, तुम्हें वो देख रहा है, वो तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको पता है क्या करना है, उसको जो करना है करने दो, तुम्हारा काम है मेहनत करना, दैट्स इट। खुदा रज़ाए हक में राज़ी रहे, ये हरफ आजू कैसा, रज़ाए हक में राज़ी रह दे, बस तुम्हारा काम है मेहनत करना, और मेहनत इस तरह की कि उस तरह की मेहनत कोई कर ही ना सके, इस तरह की मेहनत, लेकिन एंड रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना ही तुमने उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। तो साइटोप्लाज्म में जो है ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि क्या है, मूव भी करता रहता है। तो इस मूवमेंट को, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट को, ये सर्कुलर मूवमेंट को आप कहते हो साइक्लोसिस, ठीक है, साइक्लोसिस। इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हो। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। तो आप देखते हो कि भाई साइटोप्लाज्म जो है ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि क्या है, वो मूव हो रहा है। तो इस स्ट्रीमिंग और इस मूवमेंट को आप कहते हो, ये आपने पढ़ा था फोटोटेक्टिक मूवमेंट में, आपने पढ़ा था ना, प्लांट सेल में पढ़ा था। प्लांट सेल में आपने पढ़ा था कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जो जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है वो क्लोरोप्लास्ट उस जिस डायरेक्शन में क्लोरोप्लास्ट उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, साइक्लोसिस की मदद से, फोटोटैक्टिक मूवमेंट, लाइट की तरफ मूव होना। तो ये क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट ये हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनल्स और तमाम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरे के पूरे सेल में, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जर्व मेनली प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में भी हो सकता है, और ये आपके पास साइटोस्केलेटन की मदद से होता है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट और मोटर प्रोटीन्स की वजह से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी आप इसको कहते हो। अब वो वाले साइटोप्लाज्म का काम क्या है, साइटोप्लाज्म का काम है कि भाई उसने वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और साइटोप्लाज्म का स्टोरेज रोल भी है। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलिसिस बायोएनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे, जिसमें ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है, किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, इनको पायरूवेट। अब ये जो है प्रोसेस जो है हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में हो रहा है। बुक लिखती है इन ऑल सेल्स, तमाम में ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस साइटोप्लाज्म में।
फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे हो रही है, प्रोटीन की ट्रांसलेशन यहाँ पे हो रही है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है कुछ हिस्सा उसका, सारी नहीं कुछ हिस्सा वहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, साइटोस्केलेटन एंड ऑर्गेनल्स की ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हो रही है, वेसिकल्स की वेसिकुलर मूवमेंट जो है वो, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ये वेसिकल्स की, ये देखो अभी हम डिस्कस करते हैं सेल में जो है आपके पास गोल्जी ऑपरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक वेसिकल बनाया, वो वेसिकल वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडो ईआर से जाएगा गोल्जी ऑपरेटस फॉर मॉडिफिकेशन और गोल्जी ऑपरेटस से सेल से बाहर। तो ये वेसिकुलर मूवमेंट है ना, ये भी हो रही है साइटोप्लाज्म में। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को भी ये क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। जैसे कि आपने मैं भी डिस्कस किया कि स्टेरॉयड जो हैं हार्मोन्स वो ईजिली जो हैं, स्टीरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सेल के अंदर पाए जा रहे होते हैं, रिसेप्टर इनसाइड सेल। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन सेल को आराम से क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाते हैं और सेल के अंदर जहाँ पे उन्होंने काम करना होता है वहाँ पर आकर डायरेक्टली अटैच होते हैं, जबकि प्रोटीनियस हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल के ऊपर पाए जा रहे होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस, सेल के सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म में ही आपके पास ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो आपके पास कहाँ पे मौजूद है, वो आपके पास मौजूद है साइटोप्लाज्म में। उन ऑर्गेनल्स को आप दो कैटेगरीज में ना डिवाइड कर सकते हो। एक कैटेगरी है, अल्लाह भला करे आपका, वो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। वो वाले ऑर्गेनल्स, वो वाले आपके पास घर के अंदर जो कमरे जो हैं, घर के अंदर कमरा, पूरा घर जो है आपके पास सेल है, उस घर के अंदर जो कमरे हैं वो आपके पास ऑर्गेनल्स हैं। एक वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे कि टीवी लॉन। वो कौन से हैं आपके पास? राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन। ये डायरेक्टली, जैसे साइटोस्केलेटन सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए, कोई इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम में आपको राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए, कोई उसके बाहर जो है एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है। सेंट्रियोल आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन्स और स्पिंडल फाइबर्स वगैरह से मिलकर बने हैं, उसकी बाहर कोई भी सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम से मिलकर बने, तो कोई भी उसके आगे सेंट्रोसोम्स ओवरऑल कहते हैं। सेंट्रियोल्स तो वो होता है, ये देखो ना इस तरह से परपेंडिकुलर जो है पाए जा रहे होते हैं सेंट्रियोल, ये दो सेंट्रियोल्स मिलके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और ये दो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इसको कहते हो सेंट्रोसोम, और एक को कहते हो सेंट्रियोल। एक होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, जिनकी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेनस होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सियोम्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और एक होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, वो तीन ही आपने पढ़ने, न्यूक्लियस, नाइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ये दो जो हैं, ये एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस, साइबायोट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है कहाँ से आए, बैक्टीरिया से आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं पहली ऑर्गेनल, वो है हमारे पास ईआर। ईआर को मैं एक नाम देता हूँ ना, मैं हर ऑर्गेनल्स को ना आपको समझाने के लिए कि भाई हर ऑर्गेनल है क्या सेल में, असल उसका काम क्या है, हर ऑर्गेनल को मैं नाम दूंगा, उसको मुखातिब करूँगा आपकी लिविंग बॉडी से, ठीक है, जो हमने ऑर्गेनल डिस्कस करनी है। एक मिनट यार, इसको क्या हो गया, हर ऑर्गेनल को मैं एक नाम दूंगा। तो देख रहे हो इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक लेक्चर को बनाने में। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर ऑर्गेनल को मैं एक नाम दूंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं नाम देता हूँ वेन्स ऑफ सेल्स। वेन ऑफ सेल, सेल के अंदर जो सेल की आंतें हैं, आंतें तो मेरे ख्याल से कहते हैं ना उसको, इंटेस्टाइन्स को, इसकी जो वो हैं ब्लड वेसल्स हैं सेल के जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, होता ये है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे जो कहना चाह रहा है, कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखो ना, तो आपको देख नज़र आता है कि भाई न्यूक्लियस के एक कुछ चैनल्स हैं जो न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियस से शुरू हो रहे हैं और साइटोप्लाज्म के करीब करीब जा रहे हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट हुए। जैसे कि ये देखो, मैं अभी यहाँ पे बनाने की कोशिश तो करता हूँ, बस यहाँ तक बहुत है।
ठीक है। अच्छा, तो आप देखते हो कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं, ये न्यूक्लियस है आपका, और सेल की मेम्ब्रेन तक जाते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसको नाम दे देते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो सेल के अंदर, मेम्ब्रेन रेटिकुलम जो जो पूरा का पूरा उसका नेटवर्क है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर आपके पास एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स आपको नजर आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में तो पूरे डिस्टर्ब हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल में, तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये आपको पाए जा रहे हैं। तमाम ये ब्लड वेसल्स आपके पास तमाम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब कि रेफर टू प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब कि ये नेटवर्क। तो ये सेल के अंदर जो नेटवर्क मौजूद है इसको कहते हो, इसलिए मैंने नाम दे दिया उनको वेन्स, आपकी हेल्थ की वेन्स। और ये 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आप इसको मजीद देखते हो तो आपको पता लगता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो आपके पास है सिस्टर्ना ये सिस्टर्ना है, ये आपके पास जो मेम्ब्रेन है ये ऊपर वाली, ये सिस्टर्ना ये जो है, ये आपके पास एक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिस्टर्ना से मिले हैं। ये क्या है? ये स्मॉल ओवल या स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? यूजुअली प्रेजेंट एट द एंड। ये तो वेसिकल की बात कर रहा हूँ, मैं भी कहूँ ये क्या, ये लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच मेम्ब्रेनस सैक्स। लॉन्ग फ्लैटेंड मतलब कि सीधे हैं, अनब्रांच कोई ब्रांचेस इनकी नहीं है, ठीक है। और ये सैक्स की तरह है, ठीक है, मतलब कि ये क्लोज है, क्लोज्ड। इनके अंदर उसके बाद एक स्पेस होती है, इसको आप कहते हो फ्लूइड कहते हो, इसको आप कह लो लूमिनल स्पेस कह लो, क्योंकि पंजाब बलोचिस्तान बुक यही कहती है लूमिनल स्पेस, ठीक है। तो ये आपके पास है सिस्टर्ना है। इसको थोड़ा सा ना अच्छा बनाता हूँ, बल्कि चलो ठीक है यार, ये सिस्टर्ना रिजर्वायर होते हैं फ्लूइड का, ये रिजर्वायर होते हैं फ्लूइड का, ये मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा हूँ। सिस्टर्नाए होते हैं रिजर्वायर होते हैं, फ्लूइड के रिजर्वायर होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड के रिजर्वायर होते हैं। और ये इनके अंदर जो स्पेस होती है, इस स्पेस को आप कहते हो लूमिनल स्पेस। बलोचिस्तान टेक्स्ट इसको लिखती है लूमिनल स्पेस। ये होते हैं एक। दूसरे होते हैं वेसिकल्स। आप देखते हो कि भाई इसके इन्हीं के करीब करीब ना कुछ गोल से वेसिकल्स भी मौजूद हैं, गोल से धब्बे। आपको लगता है धब्बे हैं, लेकिन आपको बाद में पता लगता है भाई ये तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं। जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाली ऑर्गेनल बना रही है, ये वहाँ से ये वेसिकल की फॉर्म में कहाँ जा रही है? दूसरी ऑर्गेनल्स तक जा रही है वेसिकल्स की फॉर्म में। तो क्या है? ये ओवल शेप के, स्फेरिकल शेप के मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास एट द एंड ऑफ सिस्टर्ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या ट्यूब्यूल्स में। ये आपके पास हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीज़ बन रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने में दूसरी ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी ऑपरेटर्स। फिर तीसरे होते हैं ट्यूब्यूल्स। ये आपके पास एट द एंड जो है ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बनाया, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश तो की है। ट्यूब्यूल्स नालियाँ समझ लो, नालियों की तरह। ये रेगुलर शेप के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जाहिर सी बात है कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना दे। और ये नेटवर्क लाइक सिस्टम बना रहे होते हैं विद इन साइटोप्लाज्म। ये एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली और रिमेन कनेक्टेड विद सिस्टर्नाए के साथ जुड़ भी सकते हैं, सिस्टर्नाए के साथ अलहदा भी होते हैं, जैसे कि वेसिकल सिस्टर्नाए के साथ जुड़े नहीं हैं, सिस्टर्नाए के साथ होते हैं। एक पार्ट था कि सिस्टर्नाए के साथ थे। बर्ड ऑफ को मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेनी। बर्ड ऑफ करते हैं ये वेसिकल्स, दे आर मेनली एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी रीज़न है कि मैंने उसको यहाँ पे बनाया। और ये क्या करता है, इनकी इंपॉर्टेंट रोल है इनका लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है। अच्छा, अब आप बाद में आपको पता लगता है ना, जब आप मजीद उसको देखते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, तब आपको नजर आता है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आपको कुछ धब्बे वाली चीज़ें हैं, ठीक है, धब्बे आपको मिलते हैं। कोई आपको मिलता है कोई कि ये तो भाई मतलब कि आपको लाइक आप ये कह लो धब्बे ही कह लो ना, कुछ इरेगुलर स्ट्रक्चर्स आपको एक साथ अटैच मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच मिलते हैं। तो आप उसको कह देते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ, क्योंकि रफ उनकी सरफेसेस जो हैं रफ है। ये देखो ऊपर धब्बे जो हैं को रफ सरफेस होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और जिनके पास ये नहीं होता आप उनको दे देते हो स्मूथ, क्योंकि इनकी सरफेस क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इनको दे देते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स मैग्नीशियम आयन की मदद से आपके पास अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक की ये कंपोनेंट ये जिसके साथ मिलाकर बना रहे हैं। अच्छा, आपने याद रख लेना कि ईआर की ना कुछ मॉडिफिकेशन है जो आपने पूरे सिलेबस में पढ़ी है, वो आपने मैंने यहाँ पे कंपाइल भी कर दी है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में भी वैसे उसने जो कुछ लिखी हुई है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। कुछ मॉडिफिकेशन मतलब कि कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, यूनिक सेल्स होते हैं जिनके पास ईआर का बहुत ज़्यादा एक अहम रोल होता है। अभी हम ना ईआर की ना हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे ना इनकी ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में, ईआर के सारे फंक्शंस के बारे में, तब हम बे बात पढ़ेंगे वहाँ पे कि ईआर के तो बहुत सारे फंक्शन है। मिसाल के ऊपर ईआर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, तो वो वाला सेल जिसका काम होगा डिटॉक्सीफाई करना, मिसाल के ऊपर लिवर का सेल, लिवर का सेल है उसने अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करना फॉर एग्जाम्पल, तो लिवर के सेल में रेस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होगा, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में होगा, क्योंकि लिवर सेल का काम ही है डिटॉक्सीफाई करना। तो कुछ मॉडिफिकेशन आपके पास डिफरेंट सेल्स में पाई जा रही होती है। मिसाल के ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके पास स्केलेटल्स कार्टिक मसल सेल में वाइड प्रेजेंट होता है, और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मॉडिफाइड फॉर्म होता है इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर अटैच होता है जो कि कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, और इसकी वजह से आपके पास मसल क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसको हमने पढ़ना है वहाँ पे स्पोर्ट एंड मूवमेंट में। एक होता है एर्गोस्टोप्लाज्म। देखो अगर बहुत सारे राइबोसोम ना आपके पास स्मॉल पैरेलल सिस्टर्नाए ऑफ रेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हों, उसको बहुत सारे उसको स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं हम एर्गोस्टोप्लाज्म। ये हाईली एक्टिव होता है उनमें जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होने होती है, जैसे कि आपके पास बीटा सेल लिम्फोसाइड्स में, बीटा लिम्फोसाइड ने एंटीबॉडीज़ बनानी है, राइट। उन सेल में या क्या होगा, एर्गोस्टोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड एर्गोस्टोप्लाज्म होगा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे ना, उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। और एक होते हैं ग्निसल्स ग्रैन्यूल्स, आपने पढ़े। एर्गोस्टोप्लाज्म की ही मॉडिफाइड फॉर्म, या फिर तो आप ये कह लो न्यूरॉन सेल में एर्गोस्टोप्लाज्म को ही आप निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हो, ठीक है, न्यूनी को कह देते हो। और ये आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर, उनमें क्या काम है उसका, न्यूरो ट्रांसमीटर को बनाना, राइट। अच्छा, अब यही वाले जो मैंने कह दिया था कि आपके पास दो फॉर्म में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, एक है रफ, एक है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, और इसकी रफी सरफेस होती है। ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल सिस्टर्नाई। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा पैरेलल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो ना सिस्टर्नाई पैरेलल में, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादातर ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास इरेगुलर होती हैं। रेगुलर अरेंजमेंट जहाँ पे भी आ जाए, जैसे कि हमारी लाइफ में भी अगर हम लाइफ को पंक्चुअल के साथ रह के टाइम टेबल बनाकर लाइफ को लेकर चलें तो हमारा दिन अच्छा गुजरता है, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर रफ रह के चलें, कभी ये भी चलो कर लो, थोड़ा सा गेम भी खेल ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इरेगुलर काम किया, तो काम आपका रह भी जाता है। आपको डिप्रेशन भी होती है कि यार मैंने रात के दिन को काम नहीं किया, क्योंकि टाइम टेबल, क्योंकि यही तो रीज़न है कि क्यों पंक्चुअल रहना चाहिए, क्यों टाइम टेबल बनाना चाहिए कि दिन में आप खेल भी लो, मज़े भी करो और अपने काम भी मुकाबले करो। इस तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि ज़्यादा ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, अभी हम ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है अनस्टेबल होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड, इट इज़ लेस स्टेबल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली कंपोज ऑफ सिस्टर्नाई एंड वेसिकल्स, और ये मेनली कंपोज ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। ये अबंडेंटली सेल में पाया जा रहा होता है जो कि एक्टिवली एंगेज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। मैं यह बाद में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ना दो तरह के राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना, राइबोसोम का काम क्या है, ट्रांसलेशन का काम है, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस का काम है इसका, ऐसे ही प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये राइबोसोम आपके पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और ये राइबोसोम आपके पास प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम्स, अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि सेल के अंदर जो वो प्रोटीन जो सेल के अंदर यूज़ होनी है, इनसाइड यूज़ होनी है, वो कहाँ पे बनेगी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी, साइटोप्लाज्म में बनेगी, वो राइबोसोम में बनेगी जो आपके पास साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो वो बनेगी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स में। प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स टू बी यूज्ड इनसाइड सेल के अंदर जो प्रोटीन इस्तेमाल होना है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो वाली प्रोटीन बनेगी टू बी एक्सपोर्टेड, सेल से बाहर जिसने जाना है या
सिक्रीटेड, सेल से बाहर जिसने सिक्रीट होना है वो रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी। तो वो वाले सेल जिनमें सिक्रीशन ज़्यादा होती है, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स जिन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी है, पेंक्रियाटिक सेल्स जिन्होंने सिक्रीशन करनी है, अल्फा एंड बीटा सेल्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, गनायरिन हार्मोन्स, ये रिलीज़ करना है, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल्स जैसे स्लाइवरी, जैसे कि आपके पास वो हो गया ना स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, राइट, गॉस्टिंग सेल्स आपके पास डाइजेशन में हम पढ़ेंगे। हमारे पास चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करेंगे, हमारे पास एसिड को सिक्रीट करने वाले सेल्स का क्या नाम था यार, एक तो जहन में ही होता है फिर फौरन निकल जाता है, जिनका दूसरा नाम था आपके पास, उफ, खैर डाइजेशन में पढ़ोगे तो जो सिक्रीशन कर रहे होते हैं, सिक्रीशंस प्राइटल सेल्स, यस प्राइटल सेल्स जो क्या बस वो एसिड को सिक्रीट करेंगे। तो ग्रैंडुलर सेल्स में ये ज़्यादा होते हैं जिन्होंने सेल में ज़्यादा सिक्रीशन करनी होती है। काम क्या होता है, प्रोटीन, जाहिर सी बात है राइबोसोम में तो प्रोटीन बनाना, प्रोटीन जो भी होगी वो प्रोटीन अमाइनो एसिड की फॉर्म में हो सकती है, हार्मोन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में भी हो सकती है, राइट, वो प्रोटीन है। ये आपके पास इनिशियल फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये प्रोटीन को बना के ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसको, गोल्जी ऑपरेटर्स को, और ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने में ही ना यार, ये वाला पॉइंट भी निकाल दो आप, ये भी निकाल दो, बस सिंपल प्रोटीन, इनका मेन काम ही है प्रोटीन बनाना, ठीक है। अच्छा, अब ये ना ट्रांसलेशनल आरएनए होता है, मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। ये ना आपके पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस गंदा गुंदा स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। अब देखो ना मैं पैरेलल बनाया है, ये पैरेलल, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पैरेलल सिस्टर्नाए होते हैं उसके, ये उसके राइबोसोम मौजूद है। अच्छा, ये एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल ईआर। अच्छा, ये वो हिस्सा होता है जहाँ से वेसिकल्स बनते हैं। वेसिकल किस तरह से बनते हैं, बडिंग ऑफ, ये देखो ये मेम्ब्रेन थी सिस्टर्नाए की, ठीक है, ये क्या हुई बाहर पिंच आउट हुई, ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर वो प्रोटीन आ गई जो कि बननी है, प्रोटीन टू बी एक्सपोर्टेड, फिर ये क्या होगी, ये फोल्ड, ये अंदर की तरफ गई, इनफोल्ड हुई और आपके पास ये वेसिकल बन गया। इस तरह से वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोटीन, ये दोनों पार्ट जो थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों जुड़ गए, या फिर तो नहीं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बन गई, ये होती है, इसको कहते हैं बडिंग ऑफ। बडिंग ऑफ वायरस जो है वो इसी तरीके से करते हैं, बडिंग ऑफ, या इसको एक्सोसाइटोसिस भी कहते हो, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जो बन रही होती है ना, ये ट्रांजिशनल ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्पेशल पार्ट होता है जो कि इसको आप कहते हो ट्रांजिशनल ईआर। ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में उसने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बस वर्ड इस्तेमाल किया, ज़्यादा बात नहीं है। ट्रांजिशनल ईआर ये आपके पास गोल्जी ऑपरेटर्स के करीब होता है, मतलब कि गोल्जी ऑपरेटर्स भी यहीं पे कहीं ना कहीं होगा जहाँ पे ट्रांजिशनल ईआर मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये वेसिकल्स में क्या है, वो वाली प्रोटीन जो कि सेल से बाहर जानी है, वो सेल से बाहर इस तरह से तो नहीं जा सकती ना, वो वाली प्रोटीन को पहले मॉडिफाई होना है, वो मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाएगी, गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जाएगी, समझ आ गया। और ये आपके पास क्या होता है, ट्यूबुलर नेचर आपके पास इसको फ्लेक्सिबल और इरेगुलर अपीयरेंस दे रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये तुम उन सेल में होता है जिन सेल में आपके पास मेटाबॉलिज्म होनी होती है, लिपिड्स की, ये ग्लाइकोजन की, लिपिड्स की डिटॉक्सिफिकेशन होनी होती है, जैसे कि आपके पास ये रिच होगा लिवर के सेल्स में, हेपेटोसाइट जिसको आप कहते हो, एडिपोज टिश्यू के सेल में जहाँ पे लिपिड की मेटाबॉलिज्म होनी है, मसल्स के सेल में जहाँ पे ग्लाइकोजन को तोड़ के आपके पास एनर्जी उसने बनानी है, एंडोक्राइन के ग्लैंड सेल्स में जहाँ पे आपके पास स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होनी है, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इन सब की जो है सिंथेसिस होनी है, स्टेरॉयड हार्मोन के वहाँ पे जो मेकिंग वाले सेल्स हैं उनके ऊपर सिंथेसिस होगा। काम क्या है, लिपिड और फॉस्फोलिपिड की आपके पास सिंथेसिस है, स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन्स हैं जो कि लिवर में स्पेशली ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है, कैल्शियम आयन की स्टोरेज, ये मसल सेल में वही साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म था किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अच्छा, कुछ फंक्शन है ईआर के ओवरऑल, मतलब कि कुछ ओवरऑल ईआर के ओवरऑल फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये अभी मैं लिखने लगा हूँ, ये दोनों के हैं, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी हैं कंबाइन। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके पास, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ना आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बनी वो गई गोल्जी ऑपरेटर्स में, गोल्जी ऑपरेटर्स से गई कहीं
आपके पास सेल से बाहर, सेल से बाहर, सेल से सिक्रीट हो गए। अब देखो ये चीज़ें मूव कर रही हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो ट्रांसपोर्ट हो गया ना, तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। मतलब कि वो वाला सिस्टम जो कि लाइक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका पार्ट है, ये सिस्टम क्या करता है, इस सिस्टम में आपके पास कौन कौन सी होती है, न्यूक्लियर डेवलप होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं और वेसिकल्स हैं, ये वाले। ये तमाम मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल्स हैं ये आपके पास इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और हेल्प करते हैं एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, एक सेल से दूसरे, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल। एंडो मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम भी बनाते हैं पूरा, वही है ना, जैसे कि ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, इसलिए सेल में भी और डिफरेंट ऑर्गन मिलके और एंडो मेम्ब्रेनस ऑर्गन, मेम्ब्रेनस ऑर्गन जिनकी मेम्ब्रेन है वो मिलके एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट। नाम पता होना चाहिए, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स और आपके पास वेसिकल्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, नहीं, ये वाली ऑर्गेनल्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गन। ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ऐसे बात है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो राइबोसोम्स ज़्यादा अटैच होंगे, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगे। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इनके पास एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, सुक्रेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, NAD डाईफॉस्फेट, इसको आप बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये वाले एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप को भी यही बना रहे होते हैं। न्यूक्लियस के करीब है ना, न्यूक्लियस के करीब है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा भी है, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के करीब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मौजूद है। अब ये न्यूक्लियस के करीब है ना, तो ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को भी बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आउटर मेम्ब्रेन को बनाएगा। न्यूक्लियस में हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा भी होता है कि भाई न्यूक्लियस से जो चीज़ें सेल से बाहर जानी है, न्यूक्लियस ने सिग्नल भेजना है कि भाई सेल से बाहर ये चीज़ें सिक्रीट करो। न्यूक्लियस के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसने बनानी है वो चीज़ें, फैक्ट्री मौजूद है सेल से बाहर ही, ठीक है, घर के बाहर ही फैक्ट्री है, आप आराम से जा सकते हो। न्यूक्लियस फ़ौरन साथ ही चीज़ है, उसको सिग्नल भेजेगा, वो प्रोटीन बनाएगा, आराम से काम होगा, ठीक है। ऑर्गेनल्स, अच्छा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गन की फॉर्मेशन भी करते हैं, जाहिर सी बात है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है ना, ज़्यादातर ऑर्गेनल्स में प्रोटीन ही मिलकर बनेगी ऑर्गेनल्स, तो प्रोटीन कहाँ से बननी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेल के अंदर जो प्रोटीन जो बन रही है, अभी आपने कहा वो तो बनेगी साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से, तो वो वहाँ से ही बनेगी, मेजरली वहाँ से बनेगी, लेकिन माइनरली यहाँ से भी रोल होगा, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल होगा, ओके। तो ये थी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन।